निर्भया केस के जो रिस्पोंडेंट लॉयर थे उसने क्या जोर नहीं लगाया कि उनको फांसी हो जाए। Even though the 17-year-old accused in the Delhi gang rape case has Nirbhaya convicts who are in the Tihar jail, convict Vinay Sharma is the most anxious. इसमें से एक जो एक्यूज था राम सिंह, जो कि मेन एक्यूज था, उसने 2 दिन के बाद तिहाड़ जेल में सुसाइड किया। हम अपने क्लाइंट के लिए ना जी जान से पूरी मेहनत लगा देते हैं कि हमें उसको बचाना है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या जस्टिस उसको मिले। Advocate Mehak Ahuja. I'm founder of the Lawyerpedia. Advocate, legal educator, seats free Shaoist content creator. Simplifying Indian laws through reels. मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि यूजीसी की ज़रूरत क्यों है। तो यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो एक यूनिवर्सिटी को बताती है कि कौन से कोर्सेज हैं उसके अंदर, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उस डिग्री की वैल्यू है या नहीं है। क्या अगर इस तरह का कल्चर होगा वहाँ पे जहाँ पे सारे एलीट क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड वो नहीं मैच कर, क्या आप अपने बच्चे का चाहे कोटे से एडमिशन होगा कराना चाहोगे वहाँ पे? नहीं। क्या लॉयर पैसा कमाने के चक्कर में केस जानबूझ कर डिले करते हैं क्या? तो दिस इज लॉ सब पढ़ रहे हैं, पर लॉ को इंटरप्रेट करना एक आर्ट है और वो आर्ट जो है उसका वो पैसा है। आप लॉयर क्यों हैं? सो दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी। जब लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हो तो साथ साथ आपको क्या लगता है हर स्टूडेंट को क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए उसका? कि एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई करो, मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। चेक बाउंस का साथ साथ बताइए दो ना, क्या मतलब क्या होता प्रोसेस उसका? चेक बाउंस का ये है कि आपका अगर चेक बाउंस हुआ है, सिंपली आप वेलकम टू द PWS शो। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस महक आहूजा मैम। यूजीसी के बारे में मिसकंसेप्शन काफ़ी सारे चल रहे हैं, बच्चे काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं कॉलेजेस में और कई गलत इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। तो डायरेक्टली मुझे लगा कि यूजीसी पे वीडियो बनाना चाहिए ताकि जो भी स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई मैंने क्वेश्चंस बाहर से भी पूछे थे तो कई स्टूडेंट का ये आया था कि सर क्या मेरी जाति डिसाइड करेगी कि मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। अगर आप भी ये सेम क्वेश्चन पूछते हो या जानना चाहते हो इसका आंसर तो प्लीज इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, और जो भी स्टूडेंट यूजीसी को समझना चाहता है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे गेस्ट ला सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द PWS शो मैम, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू बहुत सो मच फॉर बढ़िया। हैविंग मी। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हो गया या सेकंड एपिसोड होगा हमारा जहाँ पर लॉयर कोई आया। ओह वंडरफुल। और मुझे ना कई चीज़ें जैसे आजकल जो सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे न्यूज़ चैनल देख लो या किसी भी चीज़ को देखो, हर बच्चा आज यूजीसी के बारे में जानना चाहता है और कहीं कहीं पे ना एक ना अंदर माइंड में एक डर होता है कि हम किस और देश को ले जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें का कन्फ्यूजन था, तो हमने कहा ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं यार, ले आओ किसी से जहाँ डिस्कस कर सके। बिल्कुल। तो यूजीसी जो है वो है तो बच्चों के लिए ही, जी। दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो वो जो बना है दैट इज फॉर द स्टूडेंट्स ओनली इटसेल्फ। तो और आजकल जैसे ट्रेंडिंग में है, उसका अभी रीसेंट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, गाइडलाइंस आई है जो हम आगे, आप चाहते हो तो मैं अभी बता सकती हूँ, आप चाहते हो तो आगे विद पॉडकास्ट में बता सकती हूँ, जैसे आप बोलो। अगर ये परमिशन के साथ है, जैसे लाइक हम बोल सकते हैं तो ऑफ कोर्स बोल सकते हैं हम। ये बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि हम्म। यूजीसी गाइडलाइंस क्यों आई है और क्यों उसको बोला है कि इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। जी। तो यूजीसी की गाइडलाइंस जो है बेसिकली इट इज़ फॉर द यूनिवर्सिटीज़ ओके। कि आप जो भी एससी एसटी जो भी हैं, जनरल कैटेगरीज एंड जो हम रिजर्व कैटेगरीज में बांटते हैं जी। बच्चों को, तो वो लोगों का मिसयूज़ ना हो। जैसे कि एससी एसटी का, अगर हम जनरल में आपको लेमैन में बताऊं, तो जनरल एससी एसटी
जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोअर बैकग्राउंड से हैं या बैकवर्ड से हैं, तो उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, या उनको प्रोटेक्शन देना इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यूजीसी गाइडलाइंस भी उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे कंप्लायंस करते हुए है। तो जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज़ रिगार्डिंग कि इनकी प्रोटेक्शन रहनी चाहिए वहाँ पे, दे शुड फील सिक्योर, ट्रू। दे शुड फील वैल्यूड एंड इक्वल होना चाहिए बिटवीन जनरल कैटेगरी एज वेल एज द रिजर्व कैटेगरी True. विच इज़ एससी एंड एसटी। तो उसके रिगार्डिंग है, गाइडलाइंस आई थी कि देयर शुड बी इक्वालिटी, एक कमीशन सेट होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 10 मेंबर्स हों उस कमेटी में, ओके। कि आप कंप्लेंट कर पाओ, और उस 10 मेंबर्स में से भी 5 मेंबर्स, इट शुड बी 1 फीमेल, 1 फ्रॉम एससी एसटी, 1 फ्रॉम मतलब मतलब सब 4 कैटेगरी से ऐसे एकदम। कैटेगरी, ठीक है। 5 शुड बी रिजर्व एंड 5 शुड बी जनरल, जो आपकी कंप्लेंट सुनेंगे कि आपके स्टूडेंट के साथ कुछ हुआ विच दे वांट टू शेयर। मतलब there was a societal case also, if you know कि 2019 में I am unable to recall the name of the students, एक हैदराबाद का था और जिसका नाम रोहित था, ओके। हैदराबाद के थे वो, एंड एक थे प्रिया थी जो मुंबई की। दिस वाज द हाईलाइट केस फॉर 2019, जहाँ पे उनके साथ यूनिवर्सिटी में बहुत ही मतलब हम लोग शायद बोल भी नहीं पाएंगे, ऐसी चीज़ें उन्होंने फेस करी कि दे हैड टू कमिट अ सुसाइड। तो विच वाज वेरी शॉकिंग फॉर द सोसाइटी कि स्टूडेंट्स ऐसा फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टेटस। जनरल या फिर एससी एसटी हम लोग बचपन से लेके आते हैं, True. हम अपनी मर्जी से चूज नहीं करते, वी आर बोर्न इन दैट फैमिली एंड वी हैव अ राइट टू बी रिस्पेक्टेड। दैट इज व्हाट अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो से, दैट इक्वालिटी एज वेल एज राइट टू लिव, आर्टिकल 21 वो हमें ग्रांट करता है ये सब चीज़ें। सो दिस वॉज बींग मिसयूज्ड, तो उसके लिए गाइडलाइंस आई कि आपको क्या प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे जब तक कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होगी। तो यूजीसी जो है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जहाँ पर वो देखती है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो कंप्लायंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वही बहुत सारी ऐसे गाइडलाइंस आई थी जो बहुत वेग हैं बेसिकली। सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट है उसमें बोला गया है, आपने जो ये गाइडलाइंस बनाई हैं यूजीसी ने, जो उनके लॉयर्स ने रिप्रेजेंट किया, विच इज़ वेरी वेग, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, और आप जनरल कैटेगरी को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो इसमें। यू आर ओनली सपोर्टिंग एससी एंड एसटी, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी इज बीइंग वेरी कि मतलब दे आर बीइंग इनसिक्योर कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ एससी एसटी है। तो क्या सच में ये बात है कि उनको इनसिक्योरिटी जो फील हो रही है, क्या रियल में ऐसा कुछ है? जेन्युइनली है, ओके। बिकॉज जो गाइडलाइंस है, अगर आप गाइडलाइंस पढ़ें उनकी, विच इज़ वेरी वेग, उसमें क्लियरली बताया नहीं गया, एक एक चीज़ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी गई है। जैसे कि एक कमेटी होनी चाहिए जैसे मैंने बोला, और एक उसमें गाइडलाइंस में है कि स्क्वाड होंगे, जैसे जो हर एक सेगमेंट पे प्राइवेट एरियाज़ में और सेंसिटिव एरियाज़ में खड़े हुए होंगे, चेक रखेंगे स्टूडेंट्स के ऊपर कि कहीं पे किसी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। तो एज अ स्टूडेंट आप एक सोचो, आप अंडर सीसीटीवी कैमरा फॉर 24 आवर्स तो हो, ये आपको बात पता है, जी। बट आपके ऊपर कोई आए मार्शल जैसे होते हैं घूमते True. हैं, तो यू फील मतलब कि कोई आपको देख रहा है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। स्कूल लाइफ जो होती है और कॉलेज लाइफ जो होती है, दिस इज स्पेशली फॉर हाई एजुकेशन यूजीसी। तो जो कॉलेज लाइफ होती है दैट इज फॉर एक्सप्लोजन, आप एक्सप्लोर करते हो, आप अपने आप को पहचानते हो। तो जब तक आप फ्री नहीं घूमोगे, आप अपने आप को पहचानोगे कैसे? कहीं ना कहीं आप लिमिट हो रहे हो। तो जनरल कैटेगरी का यही कहना है कि हमें आप लिमिट कर रहे हो, और इसमें सबसे जो डिवास्टिंग चीज़ मतलब मैं बोलूँगी कि अगर एससी एसटी के अगेंस्ट कुछ होता है और वो कंप्लेंट रेज करते हैं, तो कमेटी ने बोला है कि आपको एक जो भी रिपोर्ट है बनानी है, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी को बताना है, देन एचओडी ऑफ यूनिवर्सिटी विद इन 15 डेज आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए देगा, एंड विदाउट एनी प्रायर नोटिस या किसी भी बच्चे को वो अरेस्ट कर सकते हैं वहाँ से, और इम्प्रिजमेंट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब
एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो होगी। देखो जो ट्रायल चलता है दैट विल गो इन द कोर्ट, बट वंस द स्टूडेंट इज गॉन टू द कोर्ट, आप सोचो ना उस बच्चे की तो लाइफ खराब हो खत्म गई। खत्म खत्म मैम। और ये जनरल कैटेगरी के साथ ही होगा। जनरल कैटेगरी का ऑलरेडी मार्क्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, बिकॉज वो अगर 90% भी ला रहा है और SC ST 75% ला रहा है, तो वो एकदम से मतलब हाँ बिल्कुल वो है। इनजस्टिस है उनके लिए। तो अभी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों का सोचते हुए, देखो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए ही बना है, हमारे लॉज को हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, तो उनको कंसिडर करते हुए उन्होंने बोला कि अभी दोबारा से एक डेट लगेगी विच इज़ इन द मार्च। तो मीन वाइल दे कैन रिकंसिडर कि जो भी उन्हें गाइडलाइंस रीफ्रेम करनी है, देन वी विल डिस्कस ओवर। टिल द टाइम स्टे कर दिया इस ऑर्डर पे। एक चीज़ बताना, जैसे लाइक यूजीसी में जितने सारे अमिटमेंट आया है या भी जो भी कास्टिज्म को एक अप्रोच दे रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहेगी? क्योंकि आपने जो बोला जैसे लाइक किसी भी पैनल का एक बंदा या दो दो लोग रहेंगे वो सही अप्रोच करेंगे, कि इस लेवल पे है ट्रांसपेरेंसी आज देखो भी? I actually cannot commit on this because I am not the part of the जी committee. But considering it, उन्होंने 5:5 50% reserved कर दिए and 50% for unreserved, which means they are trying to create a transparency कि जी आप 50% अगर जनरल कैटेगरी को दे रहे हो, 50 उनको दे रहे हो, तो जो भी कमेटी वोट करेगी तो वो जनरल मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी में आना तो देखो बिल्कुल चाहिए। मे बी। मे बी और ये जो आपने बताया जैसे लाइक केस अमिटमेंट हुआ 2019 में, ऐसा क्या था जो कोई मतलब केस SC आया ना। ST के साथ ही हुआ था, कुछ ऐसी हाँ, चीज़? जो मैंने अभी आपको बताया ओके। जो लड़की कोई ऐसा केस है जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सेम कुछ भी ट्रेजेडी सेम जनरल या जो जनरल कैटेगरी में आता है उनके साथ भी होता है? जनरल कैटेगरी का आप कितना IT जो यूनिवर्सिटी है, हम्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी IIT, और जी ये इतनी जो कितने लोग सुसाइड कर लेते हाँ। हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू मेंटल टॉर्चर। हम्म। तो और ये सब गाइडलाइंस जो हैं, जो UGC बनाया ही इसलिए गया है कि आपको एक डेकोरम मेंटेन करना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी में। आपका कोर्स जो भी है, आपको एक एक मतलब जिसे कहते हैं ना क्राइटेरिया, क्रेडिबिलिटी, वो UGC देता है आपको। आपकी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड UGC अगर है, तभी आपकी डिग्री वैल्यू है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अप्रूव्ड नहीं है UGC, विच मीन्स कि आप अपना टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हो। बट देर आर अदर क्रेडिट्स ऑल्सो, लाइक क्रेडिट होता है, बाहर की यूनिवर्सिटीज अलग होती है। इंडिया का जो मेन यूनिवर्सिटी है UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथ साथ ये भी पूछना चाहिए, आपको लगता है इन चीज़ों से ही चीज़ें ना हम और क्रिटिकल कर रहे हैं? क्या होता है ना, जैसे लाइक मेरे साथ कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, इसके पहले शायद हम चीज़ें ना बॉदर नहीं करते, लेकिन कई बार जब पता चलता है ना कि यार इसका तो 30% में हो जाएगा, उसका 50 में हो जाएगा, मुझे तो 100% करना है, तो जो एक घिन्न की भावना होती है ना, एक नेगेटिव अप्रोच कह सकते हैं, वो क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखो मतलब आई वुड एक्चुअली नॉट या फिर हम ऐसा नहीं कुछ कर सकते, स्टूडेंट जो कॉलेज वाले स्पेशली, देखो मुझे लगता है एजुकेशन वाला जो सिस्टम है ना, वहाँ पर मुझे लगता है हर कोई टैलेंट पे ही टैलेंट जाना चाहता है, और हर कोई मुझे लगता है इसके साथ सहमत भी है कि टैलेंट को आगे। हाँ, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो सकती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, आप उसको फॉलो कराओ, स्कॉलरशिप दो, ये सारी चीज़ें दो। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे दोनों खड़े हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? ये देखो, ये आपका नहीं है, एक्चुअली में पूरे वर्ल्ड का ये क्वेश्चन है, बिकॉज इंडिया में ये हाँ रिजर्व कैटेगरी चलती है। इफ़ वी गो बाय द एशियन टाइम्स, जो वहाँ से ट्राइब्स, जिनको हम ये शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, जो वहाँ से आए हैं, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके पढ़ना एक बहुत बड़ी बात हाँ है ना? उनके लिए स्पेसिफिकली उनके लिए है ये। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ बीइंग मिसयूज। जैसे आपको लगा, अब आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, ठीक है, वहाँ पर आप स्कूल में आपके साइड पे जो बच्चा बैठा है, आप उससे कभी ये थोड़ा पूछोगे तू SC है या ST है? और अगर आपने पूछ भी लिया तो आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी, बिकॉज आप उनको छपड़ी नहीं बोल सकते, हाँ आप उनको कुछ और नहीं बोल सकते, चूड़ा चमा, जो ये वर्ड्स हैं विच यू कैन नॉट से देम, बिकॉज उनकी डिग्निटी है, वो एक इक्वल है, हमारी तरह है। अगर हम ह्यूमन है तो वो भी ह्यूमन है, तो वो अगर प्रोटेक्शन है तो देखो, ट्रांसपेरेंसी आने में टाइम लगता है, और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट भी हम इंडिविजुअल्स ही करते हैं। तो तभी जो ये कोर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, तो वी आर ट्राइंग टू प्रमोट कि हाँ इक्वालिटी हो, और तभी आज शायद ये टॉपिक नीड ऑफ एन RP है। एक चीज़ होता है ना, जैसे कई बार होता है आप SC ST के लोगों से सुनोगे कि इनका केस सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखा जाता है,
लेकिन क्या रियल में ऐसा है सिस्टम? क्योंकि अगर ऐसा हो तो उनके साथ क्राइम कौन करेगा? किसकी हिम्मत होगी उनसे इट मतलब डिपेंड्स अपॉन द क्राइम इटसेल्फ। मतलब जैसे आपने बोला कि क्राइम कौन करेगा, हाँ, अगर किसी का मर्डर है तो ऑब्वियसली पहले देखा जाएगा, पर अगर चेक बाउंस का केस है तो पहले उनका थोड़ा देखा जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द नीड कि क्या नीड है और किसको कितनी ज़रूरत है। लॉ उस हिसाब से काम, लॉ सबके लिए बना है, हुँ, SC ST या जनरल के लिए नहीं है, इट इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। हुँ, तो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्रेडेंशियल्स हैं, अगर वो फुलफिल उस हिसाब से हो रहे हैं तो बिल्कुल हाँ। बट हाँ, इनके अगेंस्ट कंप्लेंट जो लोग करते हैं, जो मेन मुद्दा ये खड़ा हुआ है, दैट इज़ बिकॉज अगर कंप्लेंट हो रही है तो जनरल के पास अपना राइट नहीं है प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को डिफेंड करने का, या फिर अपने आप को प्रूव गिल्टी बोलने का, अगर हम लीगल टर्म में बोले तो। उसके पास पहले उसको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। आप समझो कितने साल लगते हैं ट्रायल फेस करने में, हुँ, कितने पहले वो कंप्लेंट होएगी, हुँ, फिर वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगी, फिर वो पुलिस स्टेशन जाएगी, फिर वो आगे इन्वेस्टिगेशन होएगी, देखा जाएगा CCTV रिकॉर्डिंग्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन सब में। और जितना हमारी पेंडेंसी इन दी कोर्ट है, सबको पता है, किसी से नहीं छुपा, 6,000 से ज़्यादा करोड़ पेंडिंग केसेस ट्रू, चल रहे हैं। हुँ, जुडिशरी सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्लो है, फिर ऐसे और बर्डनाइज कर रहे हैं हम लोग उसको, हम उसको बचा नहीं रहे हैं। पैरेलली कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, पैरेलली काम करने के लिए देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ADR इंट्रोड्यूस किया हुआ है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसलिएशन, ये सारी चीज़ें हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं, बट इसमें टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। मैम एक बात बता, जब हम हम्म। सारी चीज़ों की बात करें इक्वालिटी की, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि यूजीसी की ज़रूरत क्यों है हमें? UGC की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर किसी के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं होगा, हुँ, किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो वो अपने मन करंट कुछ भी कर सकती है। तो ठीक है। UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हुँ, ठीक है, UGC जो है वो एक यूनिवर्सिटी को बताती है कि कौन से कोर्सेज हैं उसके अंदर, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उस डिग्री की वैल्यू है या नहीं है। हुँ, प्रॉपर इनका एक प्रोसीजर होता है यूनिवर्सिटी का। हम जैसे एज अ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं ना यूनिवर्सिटी में कि ये यूनिवर्सिटी XYZ बहुत अच्छी है, ठीक वो है। बहुत अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे बनी, वो UGC की गाइडलाइंस जब वो फॉलो कर रही है, उसके थ्रू ही वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनी। उसमें क्रेडिबिलिटी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बच्चे ने यहाँ से पढ़ा और इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई, हुँ, ऐसे हम ट्रू, स्टेटमेंट्स देते हैं, जी। है ना, कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो वो बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द UGC। अब UGC आप पूछोगे कि नेक्स्ट फिर UGC है या ही क्यों, यस, है यस। क्या? सो UGC जो है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, उसको अगर मैं आपको समझाऊं, एक ऐसी बॉडी जहां पर बहुत सारे लीडर्स, हुँ, मेंबर्स और पॉलिटिशियंस पार्ट लेते हैं, उस को वो डिसाइड करते हैं कि ये वाली जो यूनिवर्सिटी है इसके क्रेडिट्स कितने होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट, हुँ, कि उस बच्चे, जो भी जितने भी बच्चे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वी डिसाइड कि कौन सा मतलब अच्छा है, अगर 2-3 कंपेयर करें तो। ठीक है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस, बिकॉज UGC जो है वो आपको बताती है कि यूनिवर्सिटी एक्चुअल में रहनी चाहिए या फिर इसे निकाल देना है उस लिस्ट में। सो इनकी प्रॉपर लिस्ट निकलती है UGC की, इतनी यूनिवर्सिटीज है इन दिल्ली, इन इंडिया। तो इन सब की, जैसे अब दिल्ली के जो हो गए, तो दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है हुँ, अभी की डेट में 2026 में, आशीष सूद जी हैं। जी। ठीक है, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ही इज़ द पर्सन कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है यूनिवर्सिटी में, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है कि विच इज़ नॉट एथिकली राइट, तो वो सारी कंप्लेंट्स उनके पास जाएंगी। ओके, मतलब नॉट उनके पास, बट दी बाकी टीम पहले उनके डिपार्टमेंट में जाएगी। जी, डिपार्टमेंट। नीचे बहुत सारी सब टीम्स होती हैं, बिकॉज ही कांट ऑब्वियसली टेक ओवर ट्रू, ट्रू। कि एक यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब उनका भी जो है, वो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री को रूल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हुँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अब हमारे PM आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, उनके अंडर ये सारी जो आगे क्राइटेरिया चलती है, तो वैसे ही दिस इज द चेन। मैंने रील देखा था, हम्म। उसमें डाला कि एक लड़की ने किसी SC/ST के लिए कंप्लेंट डाला, हम्म। तो उसको रेस्टिकेट कर दिया गया हम्म। और उसको 50,000 रुपए फाइन भी हम्म। उस पे पेनल्टी चार्ज कर दिया। हम्म। तो मतलब इस तरह का सच में कुछ हो रहा है हमारे यहाँ? बिल्कुल हो रहा है, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। अगर ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? बिकॉज उनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट ही नहीं बचा है। अगर एक SC ST ने, फॉर एग्जांपल, किसी भी XYZ, आप उनको खुंदक है उससे,
नहीं बनती आपस में, बच्चे होते हैं, कंपटीशन जी होता होता है। है, मिसयूज कर लिए अपने पावर्स, क्योंकि देखो अगर आपको किसी को पावर्स दे रहे हो, वो उसके प्रोज भी हैं कॉन्स भी है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। पर जरूरी नहीं है ना कि जो बच्चा बोल रहा है वो सच बोल रहा है, आप उसको चेक्स कैसे करोगे, चेक्स एंड बैलेंस का जो है प्रोसीजर वो कैसे आप फॉलो करोगे। तो उसके लिए वो आप जाओगे, एक जो अभी गाइडलाइंस आई हैं, आप कमेटी के पास जाओगे, बताओगे मेरे पास ये सिनेरियो है, फिर ये ऐसे होना चाहिए। बट अभी तक क्या हो रहा है कि अगर किसी ने किसी को छपरी बोल दिया, मैं आपको इसका जनरल लेमैन एग्जांपल देती हूँ। आप रोड पे चल रहे हो, जी। आपने किसी को देख के बोल दिया अरे छपरी है ये, तो उसने देख सुन लिया, उसने रिकॉर्ड भी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या अगर रिकॉर्ड भी नहीं किया, सुन लिया, वो जाके सीधा कंप्लेंट कर देगा पुलिस स्टेशन में जाके कि इसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मुझे डिग्रेड कर दिया, इसने मेरे बारे में ऐसे बोला, ये सोचा वो सोचा, फिर मैं तो ऐसे अब बहुत अच्छा हूँ। मतलब उनमें ना इन्फॉरिटी जैसे होती है ना, दे आर इन्फीरियर, मतलब ऐसी फीलिंग है नहीं अगर देखा जाए तो। बट कहने के लिए येस दे डू हैव, दे आर अपने आप को दिखाते हैं कि वी आर इन्फीरियर फ्रॉम जनरल, बट दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आप देखो बहुत सारे लीडर्स हैं जो SC ST के भी हैं, ट्रू है। बहुत सारे ऐसे, अब मैं आप सबके नाम नहीं ले सकती बिल्कुल, ऑब्वियसली, हाँ। बट बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट कुछ हाँ ये भी हैं, जैसे हमारी प्रेसिडेंट ही मान लो, हाँ जी। बिगेस्ट एग्जाम्पल, ट्रू। मतलब उन्होंने कितना नाम रोशन किया। आप देखो ना कि कहाँ से वो आई, ट्राइबल एरिया से, और आज वो कहाँ पर है, हमारी प्रेसिडेंट है वो। जी। वैसे ही अब ऐसा नहीं है कि पूरी ग्रास ही गंदी है, हाँ, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब उसमें जनरल कैटेगरी को अपने आप को प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। बट इस हद तक सच में है कि चलो एक तो आपने बोला वीडियो प्रूफ एविडेंस, आई बिलीव कि चलो वो रहा था कुछ बात है, लेकिन वर्बली भी बोल सकते हैं हम। वर्बली बोल के फिर ट्रायल चलता है। देखो ट्रायल अपने इंडिया का बट ना कुछ तो प्रूफ बहुत ऑफ ही एविडेंस होना चाहिए ना कि चलिए। ऐसे बिल्कुल बोला जाता है, देयर शुड बी अ प्राइमरी प्रूफ ऑफ एविडेंस। सो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप CCTV रिकॉर्डिंग्स निकाल सकते हो, आप अगर स्ट्रीट लाइट पे भी हो वहां पर भी CCTVs है। अब तो है ही अब तो एटलीस्ट। आजकल लोगों ने घरों के बाहर लगा दिए बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन। नहीं तो ज़्यादातर आजकल आप देखो गली गली तो व्लॉगर्स है, अगर देखा जाए तो कोई अगर किसी के व्लॉग में भी आ गए तो आप तो तब भी वो प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं अभी फिलहाल SC वाली तरफ खड़े होके बता रही हूँ कि अगर मुझे किसी को प्रूव करना हुआ तो कि मैं कैसे प्रूव करूंगी कि वो वहां पर मेरे साथ ये जी, जी। इंसिडेंट हुआ है। आई विल गो एंड शोकेस की ये CCTV रिकॉर्डिंग है, मैं अपनी लोकेशन दिखाऊंगी, उसकी लोकेशन दिखाऊंगी, जो टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। और अगर मैं उसके अगेंस्ट हूँ तो मैं बोलूंगी मैं शायद दिल्ली में ही नहीं थी, मैं बोलूंगी मेरी तो फ्लाइट की टिकट वहां की है। बीइंग अ लॉयर आई हैव टू बी ऑन दी बोथ दी साइड्स। तो मैं दोनों का आपको एंगल बता रही हूँ, ऐसा होता है। और बट ऑनेस्टली मुझे इन चीज़ों से जो मुझे पर्सनली लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि किसी के करियर को ख़त्म करना है ना, बिल्कुल आप आराम से ऑडियो कॉल रिकॉर्डेड फ़ोन डालो और आप जानबूझ के ही लड़ लो ना। तो क्रिमिनल केसेस यही तो होते हैं, तभी तो लोग कहते हैं कि काले कोट वालों से दूर रहो। हाँ। पर बचाते भी हम ही हैं जब सब हो जाएगा ना, जब आप तो मतलब दिल्ली पुलिस से भी भिड़ लिए। नहीं नहीं हम किसी से नहीं भिड़ते, वो लोग भिड़ते हैं हमसे आगे। हम अपना, हमारा काम है बट ईगो हर्ट प्रोटेक्शन होता है ऑफ कई दी। बार ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी ईगो में हाथ रखने कैसे की दिया? जरूरत नहीं है। हम सारे भगवान के बच्चे, ईगो रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो अच्छी बात है, पर मुझे ना कहीं ये लगता है जिस चीज को हमें कहते हैं ना एक मिट्टी का घड़ा, जो स्टूडेंट होते हैं वो आई बिलीव मिट्टी का घड़ा ही होता है। हम उनको जैसे मोल्ड सांचे कर में डाल देंगे, देंगे या हाँ। जैसे मोड़ेंगे मुड़ जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे हम उस चीज को नेगेटिविटी दे रहे हैं। जैसे लाइक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में आप ना किसी कोटे से मतलब है, सिर्फ परफॉर्मेंस की मतलब है। ऐसा किसने बोला है आपको? तो मैं वही कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज में कोटा चलता है, स्पोर्ट्स कोटा। हाँ, अगर एडमिशन लेना है तो कोटा चल रहा है ना, और अगर ये कोटा सिस्टम नहीं भी होगा तो फिर भी आप देखो कितने सारे लोग हैं जो एक्चुअल में रेस में भाग रहे हैं, पर अगर SC ST जनरल से 2 मिनट भी पीछे है, पर उनके पास दे हैव अ राइट कि हाँ हम अपने आप को, मतलब उनका जो भी OBC सर्टिफिकेट होता है और जो ये सर्टिफिकेट्स उनको इशू होते हैं उसके थ्रू वो आगे जा सकते हैं। बट तो यही सारी लड़ाई है। मैं जनरल कैटेगरी हूँ तो मैं जनरल कैटेगरी का ही बट कुछ सपोर्ट चीजों में करूंगी। मुझे लगता है नहीं But- होना चाहिए। जैसे हाँ, लाइक आप बिल्कुल। रेस की बात कर रहे हो, वहां तो स्ट्रेंथ ऑन दी की बात मेरिट्स हो। होना चाहिए। हाँ, वो स्ट्रेंथ की बात हो रही है ना कि 5 मिनट का रेस है तो 5 मिनट में, अब 10 मिनट जीता में थोड़ी ना कर लोगे जीता यार। तो देखो वही है ना। हाँ, कल को पता अगर चला एक क्रिमिनल को आपको फेस करना है, आप आप आराम शायद से जा इसमें, रहे हो, हाँ, तो
तो उसमें मैं जनरल और SC/ST थोड़े ना देखूंगा यार, बिल्कुल। है ना? अब क्रिकेट राह है, चलते आप थोड़ा हाँ, किसी को देखोगे, किसी से बात करते हो, कोई दुकान पे या जा तो रहा है, टैग उससे ही ये लगा के थोड़ा घूम ले, पूछोगे अब तो कि टैग तू ही लगा जनरल घूम है ले, या तू वो है, ये तो नहीं पूछोगे ना। या बट तो देखो प्रोटेक्शन भी इनकी जरूरी है बिकॉज दे आर मार्जिनल सोसाइटी। नहीं बिल्कुल है, बट जनरल का भी हमें प्रोटेक्शन देखने की जरूरत है, हमें दोनों तरफ ऐसे बैलेंस क्रिएट करना है कि दोनों का बात चले। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स बना के बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, लेते उसको हैं। चेक्स एंड बैलेंस, दैट इज व्हाई द जुडिशरी नीड्स द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आपको क्या लगता है, अगर ये सुझाव अगर गवर्नमेंट को देना हो हम्म आपको, तो वो क्या पैरामीटर होगा आपका, जहाँ पर आप ये चेक कर रहे हो कि हम्म हाँ ठीक है ये वाली चीज़ें इस पे आ रहे हैं, ये कैटेगरी में आ रहा है, तो वो कैसे चेक करेगा, कैसे सेलेक्ट करेंगे? दैट इज अ डीप क्वेश्चन, मैंने सोचा हुआ है वैसे इसके बारे में। प्लीज़ बताएं ना। तो जैसे हमारे हर एरिया में बीट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। हर बीट ऑफिसर्स को पता होता है कि ये घर का एरिया, उनको जुरिस्डिक्शन डिवाइडेड होती है, हम्म ठीक है, सबको पता है कि किसका लाइफस्टाइल कैसा है। तो वो लाइफस्टाइल के बेसिस पे यू कैन एक्चुअली सी कि वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है या पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। अब सोचो कोई पॉवर्टी लाइन के बिलो है और उन्होंने प्रूफ अपने सर्टिफिकेट्स में कर रखा है कि मेरी इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है, बट वो जाके क्लब्स में पार्टी कर रहे हैं, जी। वो जाके इधर उधर जा रहे हैं, मतलब घूमने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स मार रहे ओ। हैं बिलो अ पॉवर्टी लाइन। हाउ कैन अ पर्सन गो टू इंटरनेशनल ट्रिप? उनके लिए तो सर्वाइवल भी मुश्किल है, उनको तो गवर्नमेंट दे रही है जो राशन और ये सब जो एक्चुअल में दिया जेएनयू के बारे में जाता तो है। नहीं बोल रहे हो आप? मैं किसके बारे में? जेएनयू में तो आजकल नहीं मैंने नहीं, यही मैं सुना किसी है। को टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं बस जनरल आपको जो मेरे को दिखता है, मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट को कि अगर बीट ऑफिसर्स को भी ये एक एक्स्ट्रा काम दे दो, उनके पास वैसे ही बहुत काम है देखो। अगर आप ये एक छोटा सा, बिकॉज कैसे आप ढूंढना बहुत मुश्किल है हजारों बच्चों में से कौन एसटी है, कौन जनरल है, कौन किसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अब जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, एक मूवी थी अगर आपको शायद ध्यान आ रही हो, तो उसमें पेरेंट्स होते हैं, वो अपने मेड के राइट्स मार के नाम वाम चेंज कर लेते हैं, घर जाके कहीं चेंज कर लेते हैं, अपना दिखाते हैं, बिकॉज उनसे स्कूल में एडमिशन लेना होता है। इरफान खान की मूवी जो हाँ थी। हाँ, जो जी जी उनकी जी। मूवी थी, तो उन्हें एडमिशन लेना होता है, उसमें प्रॉपर रियलिटी दिखाई गई है कि कैसे आप उसका राइट मार रहे हो, पर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि कर्मा इज अ बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में आया अपना कर्मा करके वापसी True. जाएगा, तो वो क्या करते हैं, अपना जो उनको सीट मिलती है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। वो अनरिजर्व में थे, जनरल में थे, पर उन्होंने अपना घर चेंज किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके दिखा दिया, जो मैं आपको बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल वगैरह चेंज होना चाहिए। तो वो जो उन्होंने चेंज करके दिखाया, उन्होंने दिखाया कि हम तो बहुत ही बिलो पॉवर्टी जी हैं, हम जी। तो सरवाइव नहीं कर पिज्जा पा का रहे नाम ही हैं। नहीं सुना था। हाँ, पिज्जा का तो नाम, जो हर रोज पिज्जा खा रहे हैं, जी। मतलब समझ रहे हो, आपकी मूवी का नाम अब आपको आ गया। इरफान खान याद आ गया मेरे को, कैरेक्टर जी सारे जी। याद आ गए उस मूवी मूवी का के। नाम कनेक्ट नहीं हो रहा, बट ये स्टोरी ये तो है, स्टोरी आपको हाँ। कनेक्ट हो गई ना। जी जी। तो ये रियलिटी है जो बॉलीवुड हमें कभी कभी दिखाता है। सब कुछ रियलिटी नहीं दिखा सकते, बट उन्होंने एक लूप होल बताया हमें कि ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी का लूप होल है और जिसपे सोसाइटी इज वर्किंग ऑन इट। सोसाइटी कौन है? हम लोग ही तो है। हम ही जब अपनी सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए करेंगे, अच्छा काम करेंगे, एक ऑनेस्ट रहेंगे, मतलब अगर, तो तभी तो आगे ढंग से बढ़ेंगे ना। अगर आप सोचो कि किसी का राइट मार के आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप नहीं बढ़ सकते, आप कभी ना कभी डाउनफॉल बहुत गंदा आएगा आपकी लाइफ में। बट एक चीज ऑनेस्टली बताना, मैं जैसे लाइक आपके बच्चे होंगे, क्या अगर इस तरह का कल्चर होगा वहाँ पे जहाँ पे सारे एलीट क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपका स्टैंडर्ड वो नहीं मैच कर, क्या आप अपने बच्चे का चाहे कोटे से एडमिशन हो रहा कराना चाहोगे वहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं कराना चाहोगे? जेन्युइनली नहीं, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो आपको मोल्ड कर रही होती है। बच्चे की किस्मत पे भी कभी कभी आपको विश्वास रखना चाहिए कि वो किस जगह पे जाना चाहता है। हम कौन होते हैं उसको कि जबरदस्ती किसी एक चीज में घुसाने वाले, मतलब दैट इज माई थिंकिंग कि एलीट क्लास है, समझ में आता है, बट एलीट क्लास कभी कभी जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छी हो। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे। मोलेस हो जाते हैं, हैरेस हो जाते हैं बच्चे। उनको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, उनको लग सकता है कि उसके पेरेंट्स ये सब कर जी। रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, अगर मैं एलीट अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली मैं अपने बच्चों को उस सर्कल में नहीं डालूंगी।
अगर जो मेरा सर्कल है, हर किसी को अपनी पॉकेट पता होता है और उस हिसाब से हमारे स्कूल्स भी जेन्युइनली है। ट्रू। तो अपने सर्कल में अगर आप रहोगे तो खुश रहोगे। बिल्कुल। इधर उधर जाके अगर आप करोगे ना कि अरे उसके पास इतना पैसा है, तो आजकल लोग डिप्रेस ही किस बात से हैं, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? आधे से ज्यादा ये सोशल मीडिया ने डाइवोर्स करवा रखे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो। देखिए ना, कि मैंने ना ये एडमिशन के लिए किसी से बात किया था, तो उन्होंने हम्म मुझे ना इसका ब्रीफ इतना प्यारा दिया ना, और वो चाहता हूँ मैं आज सोशल हम्म मीडिया के थ्रू दे भी दूँ। उन्होंने बताया कि जैसे लाइक आप ठीक है अपने औकात से बाहर बच्चे को एडमिशन करा हम्म दो, जो भी लगता है औकात से बाहर स्कूल है, हेरिटेज करा लो, मॉडर्न स्कूल जो भी हम्म है करा लिया, ठीक है जी। सारे बच्चे कैसे आ रहे हैं जी? ऑडी मार रहे हैं, ठीक है जी। हम्म आप क्या जा रहे हो? शायद साइकिल, बाइक, हम्म या हो सकता है आपका फॉर्च्यूनर, वो भी ले जा रहा हो, कोई हम्म दिक्कत, ठीक है जी। हर साल बच्चे समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हैं जी? यूरोप जा रहे हैं। हम्म आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं जी? नानी के घर जा रहे हैं, दादी के घर जा रहे हैं। हम्म तो जो उस टाइप का जो माहौल होता है ना, वो बच्चों को कहीं ना डिप्रेस कर देता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। हम्म मोरेस मतलब हैरा, मोरेस कहते हैं, मॉडर्न हरास भी कह हरास सकते कह हैं, सकते हैं, उसको आप हाँ। एक्चुअल में मेंटल टॉर्चर हाँ, बोलोगे। मेंटल टॉर्चर भी होता है, क्योंकि उनको फीलिंग कहीं ना कहीं आ जाता है ये चीज़ कि शायद ये जो मेरा इन्वायरमेंट है ये मेरे लिए फिट नहीं पर है। मेरे को आप एक चीज, मतलब आपसे बात करते जी। हुए हुआ, जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर बहुत ही अच्छी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है वो एक्सेल ही करेगा लाइफ में, अगर उसके पास स्किल्स ही नहीं है। हम्म। जो उसमें स्किल्स होनी चाहिए, जो हम कहते हैं संस्कार होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर उसके पास ये सारी चीजें है ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो उसका फ्यूचर ब्राइट है? हम्म। अमीर का बच्चा जरूरी नहीं है कि बहुत ही ट्रू, ज्यादा ट्रू मैम। अच्छा बने, कभी कभी गरीब का बच्चा भी बहुत आगे कर लेता है। हम्म। ऐसे तो हमारे लाइव एग्जाम्पल्स कितने सारे हैं। जी जी अगर हम बात करने लगेंगे अपने पॉलिटिशियंस में ही देख लेंगे जी। ना, अगर सामने, तो वो आज हमें रूल कर रहे हैं। हम्म। कितने सारे हैं, सोच लो आप। फैक्ट है। बिल्कुल हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। एक चीज ना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स डालो। टॉपिक्स है ये चीजें, अभी जैसे रिसेंटली पूरब झा ने एक वीडियो बनाया था, करप्शन के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाया था, तो काफ़ी सारे मिनिस्ट्री से भी शायद ट्रोल हुआ है, बाकी सब जगह से भी ट्रोल हुआ है वो। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, जब एक मूवी बनती है तो मूवी में सेम सिचुएशन दिखाई जाती है, तो मूवी के अगेंस्ट तो नहीं जाते हो आप, लेकिन वो इंटरटेनमेंट के लिए अगर रियलिटी दिखा रहा है, एक उसका परसेप्शन है कि ऐसे सिस्टम शायद काम कर रहा है, देखा है सुना है तभी बनाया है, ऐसे तो कोई काल्पनिक नहीं थी वीडियो, तो बनाया है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो उनके अगेंस्ट वाले जो केस होते हैं, उनके पीछे हमारा राइट्स क्या होता है? जैसे बीइंग ए क्रिएटर हमने देखो, बना दिया। बीइंग अ क्रिएटर, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू स्पीच, these all are your fundamental rights, and fundamental rights cannot be challenged, मतलब can be challenged अगर वो infringed हो रहे हैं। इन्फ्रिंज मतलब कि आपसे अगेंस्ट आपकी कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे डेथ थ्रेट्स आते हैं, अब उनके पास ज़रूर है उनके पास आए होंगे, जी। बहुत आम सी बात है ये, या उनको बोलने की परमिशन नहीं दी जा रही। अगर हम प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं आज इस वर्ल्ड में, तो हम प्रोटेस्ट इस बेसिस पे कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी कंट्री हमें राइट दे रही है कि आप अपने व्यू पॉइंट्स रखो, बट इन फंडामेंटल राइट्स के साथ उसमें लिमिटेशंस भी हैं। आपके पास ये नहीं है कि आप कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आके बोल दोगे। आप जिस कंट्री में रह रहे हो आप उसको डिफेम नहीं कर सकते हो, आप उसके बारे में गलत नहीं बोल सकते हो, बिकॉज जो लाइवलीहुड आप जी रहे हो, जो मनी आप अर्न कर रहे हो, जो सर्वाइवल है, या जो एयर भी ब्रीथ कर रहे हो आप कंट्री की, आप उसी में मतलब अपनी थाली में ही रह के अपनी थाली में थूक लोगे, ऐसा नहीं होता नहीं, ऐसा तो अगर बिल्कुल देखा नहीं। जाए। बट हर किसी को बताने का सिस्टम होता है कि हो सकता है हमारा सिस्टम करप्ट है। हमारा क्या, सबका सिस्टम करप्ट होता है। आप गली नुक्के कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह करप्शन खुलेआम है, ऐसा नहीं है कि बंद होके कहीं पे हो रही है। बट उसको बताने का और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे जाके बोलते कि मैंने, हमारा आरटीआई आपको पता है, जी राइट जी। टू इन्फॉर्मेशन, क्या वो क्यों बनाई गई है? कि कहीं पे कुछ करप्शन आपको फील हो रही है, आपको गवर्नमेंट से कुछ रिकॉर्ड लेना है, या आपको किसी इवन इंसान के बारे में भी, जैसे हम केसेस में अपने यूज़ करते हैं ये बहुत, क्रिमिनल केसेस में अगर आप कोई क्रिमिनल लॉयर से बात करेंगे कभी इन फ्यूचर, अगर किसी को उसका बायोडेटा पूरा निकालना है कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है, या फिर क्या आगे सिनेरियो है इनका, आरटीआई वो उसके अगेंस्ट, इंसान के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं। बट मैं तो एक सोशल मैसेज दिखा रहा हूँ जो आजकल घटना घट रही है। हम्म कई बार मतलब आप लाइव दिखा रहे हो, मतलब हाँ। कि ये लड़ाई आपने दो लोगों में लड़ाई दिखा दी। लड़ाई मतलब कह सकते हो कि मतलब मैं एक प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, जैसे आज मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन चल रही है और ऐसा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर फील कर जरूरी रहा जो हूँ, आपको लग रहा है दैट इज द वन साइड ऑफ पर द डायरेक्ट स्टोरी, मैं किसी को हिट भी तो नहीं कर रहा हूँ ना। मैं दैट तो इज द किसी को नहीं वन बोला, साइड ऑफ द मैंने स्टोरी। तो एक तीर लिया आसमान में छोड़ दिया।
हाँ, तो वो तीर अब कोई आसमान आसमान में छोड़ा है ना, हमें पता है वो खुला है, लेकिन कोई हाँ। आके खुद पकड़ ले तो उस चीज का तो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? वो भी ये है। नहीं, आपकी उसमें चीज़ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आप अगर कंटेंट बना रहे हो, हम्म, आप अगर वो कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, हम्म, आप एक जो यूट्यूब की भी गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे कि किसी को डिफेम नहीं करना, किसी के अगेंस्ट नहीं मैं बोलना, वही कह रहा किसी हूँ। के आपको ऐसे बकवास नहीं करनी, हम्म, कुछ नहीं करना, बिकॉज दैट इज डिग्निटी। हम्म, एक बोला जाए फंडामेंटल राइट है आपका। अगर मान लो आज आप किसी के ऊपर कर रहे हो, वो भी तो आपके ऊपर करेगा, ये वॉर तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा। ये तो मतलब कभी कुछ होगा ही नहीं ना, फिर कोई लॉ की जरूरत है ना लॉयर्स की जरूरत है, फिर तो आप हो इस कंट्री के, हम कौन है फिर। मतलब कई बार ऐसा लगता है जैसे इस तरह के जितने भी पावर होते हैं ना, हम्म। उसका सही में मिसयूज हो जाता है। हर किसी का प्रोज एंड कौन सा देखो इसमें भी। आपने भीम मूवी देखी है? नहीं नहीं मैं देखी ना, देखना आप एक बार घर टाइम जाके। भी नहीं मिलता, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे से आप केसेस के बारे में पूछो, इस केस में जोली ये तो हुआ देखी था। होगी ना? जॉली एलएलबी तो जरूर देखी है। उसमें देखा हुआ था ना, अपने पावर के बदले किसी की फांसी को हम्म। उन्होंने चेंज करके रिप्लेस कर दिया, सॉरी चेंज नहीं किया, हम्म। रिप्लेस करके किसी और को टांग दिया और उसको फेक आईडी बना के बनारस में पंडित जी बना दिए। तो ये तो पावर वो ही तो। पकड़ा नहीं गया था बाद में, आपको ये नहीं दिखा? आप जुडिशरी ने उसको बट पकड़ एक लिया। लॉयर ने कितना स्ट्रगल किया, हाथ में गोली खाई, कितना किया, ये भी तो देखो। बट रियल लाइफ में इतना देखो प्रैक्टिकल है क्या? आप समझो आपके पीछे अगर देखो शूटर लग हम जाए। जब लॉयर बनते हैं ना, हमारे को भी कोई एक रूल कर रहा है ऊपर, जैसे यूजीसी को ये मिनिस्ट्री रूल कर रही है ना, लॉयर्स को बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कर रहा है कि आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को ऐसे डिसाइड ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, या आप गलत चीज़ में हाथ डाल के बोलो कि ये चीज़ ही प्रमोट क्यों नहीं कर परफेक्ट है। सकते, मतलब किस तरीके से? बिकॉज आवर प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी। आप अपनी सर्विसेज प्रमोट नहीं कर सकते हो एज अ लॉयर। और मेरी बेसिक नीड्स कुछ है जो। आपकी बेसिक नीड्स क्या है? आप देखो, आप अपने आप को बेच रहे हो एक किस्म से। लॉयर्स की डिग्निटी अपने क्लाइंट को सपोर्ट करना है, अपने जो भी उनका क्लाइंट है, जो भी वो चूज करते हैं कि हाँ ये मेरा क्लाइंट है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिप्रेजेंट करना है। अब वो रिप्रेजेंटेशंस में आप अपने आप को सेल आउट नहीं कर सकते हो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में रूल्स है कहा गया है कि कितना आप वैलिड है? वो बिल्कुल वैलिड है। बिकॉज अगर आप अपनी किसी का आपको फीस डिसाइडेड है? फीस की तो कितनी चर्चा है यहाँ पे। मैम आप आप खुद सोचो नहीं, ना। मेरे को अच्छा एक बात ठीक बताओ, है मैं आपसे इससे ना जी क्रॉस क्वेश्चन पूछती हूँ। जी। क्या आपके दिमाग की वैल्यू है? आपके दिमाग और मेरे दिमाग की कोई वैल्यू है? नहीं नहीं, अलग अलग है सबके। लॉ सब पढ़ रहे हैं, पर लॉ को इंटरप्रेट करना एक आर्ट है, और वो आर्ट जो है उसका वो पैसा है। मेरा मन है मेरे को उसके 5 करोड़ लेने हैं, मैं लूंगी। आपका मन है उसका 5 लाख लो, आपका मन है 5,000 आप लो। लॉयर क्यों बने? सो दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी, मतलब स्टोरी भी क्या ही बोलूंगी। एक मैंने किसी को देखा लॉयर को, मेरी मतलब ना फैमिली में कोई लॉयर है ओके। ना कोई दूर दूर तक कोई लॉ मेरे बैकग्राउंड में फर्स्ट है ही नहीं, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन हूँ मैं। मैंने बस रैंडमली किसी को मेरे स्कूल टाइम में 8th-9th में ही मैंने किसी से बात करी, तो उन्होंने बोला कि लॉ एक प्रोफेशन है, ये बहुत पावरफुल है और आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, और लाइमलाइट में रहोगे आप, जो मेरे को रहना स्टार्टिंग से। आई वाज करिकुलरली वेरी एक्टिव एंड डिबेट्स में या फिर कोई भी आप आर्टिकलशिप बोल लो, रिसर्च बोल लो, सब में पूछ लोगे मेरे स्कूल वालों से कि हाँ ये महक, मेरे से बिना पूछे ये लोग मेरा नाम लिख देते थे ओके। कि महक तो जा ही रही है वहां पर, फिक्स है। फिक्स्ड है, और कोई जाए ना जाए महक का तो पक्का है वहां जाना। तो मैंने उस टाइम पे मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था ओके। कि मैं लॉयर हूँ और मैं लॉयर बन के घूम रही हूँ। मतलब 8-9 के बच्चे को मतलब सोचो, अभी उसको पता भी नहीं होता। सो आई वॉज चूजन बाय गॉड फॉर दिस प्रोफेशन, मैं ऐसे बोलती हूँ। वाओ। तो 11th में माई स्कूल इंट्रोड्यूस लीगल स्टडीज, सो आई वॉज द सेकेंड बैच फॉर द लीगल स्टडीज, जो अभी भी शायद बहुत सारे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस नहीं है। नहीं है। 11th में आपके पास टॉपिक्स होते हैं जैसे कॉमर्स प्लस आप आईटी जो है वो ले लो, या कुछ और ले लो, फिजिकल एजुकेशन ले लो। तो मेरी क्लास में सिर्फ 11 बच्चे थे जिन्होंने लीगल स्टडीज लिया था, और उन 11 बच्चों में से सिर्फ हम 2 बच्चे जो आगे लॉ हमने परस्यू करी, उन्होंने बोला इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे फिर हमें टीचर, मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी उसमें ना, मतलब ग्रेस मैम है, मैं हर जगह उनका नाम लेती हूँ। तो उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट की वीडियोस दिखाई, सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल में ऑरा दिखाया, वहाँ पे लॉयर्स कैसे चल रहे हैं क्या। मेरे को लगा दिस इज़ माई प्लेस, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई बिलोंग। तो मैं जैसे ही
लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, क्लैट होता है हमारे में, एक गवर्नमेंट का एग्जाम है बेस्ट यूनिवर्सिटीज पे जाने के लिए। देन देर इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो मेरे को लगा कि मेरे को जिस यूनिवर्सिटी में बेस्ट रहना है तो मैं उस यूनिवर्सिटी में एंटर किया। वहाँ पे फिर करिकुलरली आई वाज ये भी एक्टिव। मैनिफेस्ट किया था। नहीं, ये मैंने मैनिफेस्ट, ये तो बाय क्लैट क्लियर करके मैं एमिटी में गई थी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो उसमें कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं था, बस ये था कि यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहाँ पे करिकुलरली। अब यूनिवर्सिटी आप कैसे अच्छी और बुरी चूज करते जी। हो, तो यूनिवर्सिटी चूज अच्छा करने का तरीका ये होता है कि उसके आप प्लेसमेंट्स देखते हो, ओके। आप उसका करिकुलरली एक्टिवनेस देखते हो, सिर्फ फैकल्टी भी देखते हो उसकी आप, कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर, कैसे पढ़ाया जा रहा है। कोर्स सबका सेम है, हर अगर आप देखो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर ये जगह true, कोर्स सच सेम है, सच में same है। बट उसकी टीचर्स कैसी हैं, उसमें करिकुलरली वो आपको क्या सिखा रहे हैं और कितना आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे ओपी जिंदल हो गई, एमिटी हो गई, दे प्रमोट ऑन यू, ये आपके ऊपर काम करते हैं, कि आप मॉक ट्रायल्स जाओ, मूड Audience कोर्ट देख जाओ। ले, बोले ये सच है झूठ। सच है, बिल्कुल सच है। आप कहीं भी पूछ लो, मतलब ये लोग आपके ऊपर काम करते हैं। अब ये सिलेक्ट फिल्टर कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट में मुझे लग रहा है कुछ पोटेंशियल है, तो नहीं, इनको ये एक्चुअल स्टूडेंट सिलेक्ट करता है कि मेरे को अब एक तो कंपटीशन आया ना, बहुत। स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स आते हैं, हर बच्चा क्या पार्टिसिपेट करता है उसमें? नहीं नहीं करता। करता, 100%। जिसका मन है सिर्फ वही जाएगा, और फिर कोई टीचर्स भी पता चल जाता है कि हाँ इसको ना अच्छा लग रहा है करना, ये अच्छा है, अब वो तो नाम भी वो याद रहता सपोर्ट है। भी करते हैं उसको। बट अगर आप बैठ के कुछ कर ही नहीं रहे हो, जा रहे हो बस चाय नीट का कॉफी हिस्सा। पी के आ रहे हो, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ और स्कूल Attendance लाइफ, के सॉरी, आप अपनी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ वेस्ट कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो मैं तो सब बच्चों को बोलती हूँ कि करिकुलरली एक्टिव जरूर हो, मार्क्स चाहे तुम 30% ले आओ, पासिंग ले आओ, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है, तुम कैसे बात करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे बैठते हो, इस पे बहुत डिपेंड करता है। ओके। पर्टिकुलर क्या आपको केस, किस से रिलेटेड केस आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये वाला ना मेरा बेस्ट पार्ट है और मुझे इसी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? इंटरेस्ट तो देखो मुझे सारे केसेस में आता है, ओके। हर टाइप के केस में, बिकॉज जो फील्ड में मैं हूँ उसमें मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा रहती हूँ। ओके। तो वहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स में ट्रायल्स चल रहे हैं, या फिर जो लोअर कोर्ट के जो केसेस होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, यही सारे केसेस जो है वो हमारे पास आते हैं, अपील्स में आते हैं, या फिर उनकी जुरिस्डिक्शन होती है। तो धीरे धीरे हम मास्टरी हर किसी में कर लेते हैं। लॉयर की ऐसे नहीं है कि वो एक पर्टिकुलरली इसमें मास्टर्स है, True। हो सकता है कि वो बोले कि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, बिकॉज उसके नंबर ऑफ केसेस क्रिमिनल में ज़्यादा ज़्यादा है। होगा। वैसे मेरे नंबर ऑफ केसेस सिविल में मॉनेटरी टर्म्स में ज़्यादा है, Okay। जैसे एनआई एक्ट के केसेस हो गए, चेक बाउंसेस जैसे हम जिसे एनआई एक्ट में कहते हैं, या रिकवरी सूट्स हो गए, मैट्रिमोनियल हो गए, प्रॉपर्टी हो गए, मेरे पास बाय नेचुरल ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तो चेक बाउंस का साथ साथ बता ही दो ना, क्या मतलब क्या होता प्रोसेस उसका? चेक बाउंस का ये है कि आपका अगर चेक बाउंस हुआ है, सिंपली आपको विद इन 15 डेज आपको एक लॉयर को कांटेक्ट करना है। चेक बाउंस वैसे तो 15 डेज में नहीं, आपका आज चेक बाउंस हो गया ना, अगले दिन आप किसी लॉयर को फटाफट से कांटेक्ट करो। अब क्लाइंट भी तो 10-15 दिन मांग सकता है ना? क्लाइंट वो अगर तो उनको मिलता है 3 मंथ्स का टाइम होता है ओके, क्लियर करना होता है वो। क्लियर, मतलब कि आप चेक बाउंस दोबारा से करवा सकते हो। आप जैसे 30 डेज तो का होता है रिटर्न ना नहीं चेक। देना चाहिए? कोई मांगते हैं रिटर्न, नहीं, किसी से रिटर्न दो, आरटीजीएस करा दूंगा बाद में। देखो जैसे होता है कि उन्होंने आपको एक चेक इशू किया किसी XYZ पर्सन ने, ठीक है। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये आप इस डेट को डालना, आपने जैसे ही वो चेक डाला वो बाउंस हो गया। अब उन्होंने नेक्स्ट डे आपको कॉल करके बोल दिया कि मेरे तो बैलेंस खत्म हो गया था, या मेरे तो मैं था नहीं यहाँ पर, XYZ ये जी, जी। रीजंस देते हैं। तो आप उन्हें बोलना ठीक है मैं आपको 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप 15 दिन में मुझे मेरे फंड्स अरेंज कर दो। कहते नहीं मेरे पास 30 डेज का मैं दूंगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, 30 डेज इज स्टिल सफिशिएंट इनफ, बिकॉज आपके पास 3 महीने का जो टाइम है, एक्चुअल में 3 महीने का होता है एक चेक की वैलिडिटी, ठीक है। कि आप दोबारा से जब उसको डाल बैंक सकते कर सकते हो। हाँ, तो जब जैसे ही आप डालोगे वो आपको नया चेक इशू कर देंगे। पहला तो बाउंस हो गया ना, क्योंकि उसका पर जो रिटर्न मेमो स्लिप होती है, एक बैंक जैसे ही जब आता है ना तो छोटी सी वो स्लिप जी, होती है, जी। वही एक काम की चीज है पूरे चेक में। चेक आप चाहे कहीं आपका गुम जाए पर वो मैं चीज इसलिए नहीं पूछ रहा था, गुमनी मुझे तो चाहिए। चेक रिटर्न करना है और वो मेमो स्लिप है, तो मैं जानना चाहता था वो वैलिड है या चेक वैलिड है? वो दोनों वैलिड है, एक्चुअली दोनों ही वैलिड है, दोनों का आपको बचा के रखना है, यही आपको लॉयर को देना तो है। बस जो इन टर्म्स में है कि लाइक उस वो तो मुझे कह रहा है ना कि मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, लेकिन चेक डिपॉजिट करवा दो। हाँ, तो आप उनको चेक अभी उनका रिटर्न मत करो अगर वो आपसे चेक मांग रहे हैं, बिकॉज आजकल देखो AI के पास ना सारे आंसर्स हैं, हर कोई अपने आप को तो मेल कर दूं उनको ऑफिशियली कि ये
चेक रिटर्न कर रहा हूँ अगेंस्ट ये पेमेंट आप कह रहे हो इतने दिन में कर दोगे, वो अब वैलिड है? आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि जो भी उनका चेक है वो बोलो कि ठीक है, आप मेरे को जिस दिन आरटीजीएस डिपॉजिट करने लगे हो विद इन 30 डेज, जो भी आप डिपॉजिट करने लगे हो, जिस दिन आप डाल दोगे उस दिन ही मैं आपको मेल आपके पे वापसी कर दूंगा या आपका चेक वापसी कर दूंगा। उससे पहले अगर आपने चेक वापसी कर दिया तो चेक बाउंस में क्या है कि आपके पैसे डबल होते हैं। चेक का अगर केस चलता है वाओ। एट द एंड तो आपके डबल होता है, आप सारे गवा दोगे। एंड दिस इज अ क्रिमिनल ट्रायल, कॉसी क्रिमिनल हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये सिविल और क्रिमिनल का मिक्सड ट्रायल है। इसमें वारंट्स इशू होते हैं अगर वो रिस्पोंडेंट ना आए। इसमें बहुत ही मतलब एक तो इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज उसमें प्रूव करना होता है कि ये सिग्नेचर्स आपके हैं या नहीं है, ये फिल आपने किया है या नहीं किया, स्टेटमेंट्स होती हैं, फिर जो प्रॉपर आप कोर्ट्स में देखते हो प्रॉपर वो सीन होता है वहाँ पर ओके। कि एविडेंस होता है प्रॉपर। मैंने 1-2 चेक तो जो बाउंस हुए थे हमें ना कमिट किया गया, कहते पेमेंट आ जाएगी, लेकिन वो आया नहीं आए नहीं। और मैं उसको चेक रिटर्न कर दिया और ओ, केस भी गुड़गांव का था तो कोई लॉयर भी नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। वो पर 4-5 आपने तो लाख अपने केस का। पैसे डुबा दिए, हाँ वो 4-5 गया, लाख। लेकिन अभी पर रिसेंटली अगर 4 आप चेक बाउंस हुए। चलो कोई बात नहीं, पर तो मैं उनको अगर ये यूज करना स्क्रीन ये वाला क्लिप्स भेज दूंगा पहले तो। हाँ। और एडिशनली अगर आपके पास वो चेक पड़ा भी हुआ है, अब जैसे 3 महीने के बाद अगर कह रहे हो, अगर आपके पास 1 साल भी है, आप 3 साल के अंदर कर सकते सिविल केस डाल सकते हो। दिस इज क्रिमिनल केस, 3 महीना इज क्रिमिनल एंड 3 साल इज सिविल। अगर आपका एक वो होता है 5 लाख रुपीज गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा, मतलब गवर्नमेंट के जुडिशरी ने फिक्स कर रखा है कि वो कमर्शियल सूट में जाएगा या फिर वो नॉर्मल सिविल में जाएगा, रिकवरी सूट्स में। तो ऐसे क्राइटेरियाज बहुत सारे होते हैं। तो अब आप मेरे को आप अपने चेक्स वगैरह दिखा देना जो जी, है, जी, फिर बिल्कुल। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इसका क्या करना है। तो इसका लीगल प्रोसीजर भी बता दो ना चेक बाउंस का। बिल्कुल, देखो ये ना मैं कहती हूँ हर किसी को पता होना चाहिए, बिकॉज चेक एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, मतलब मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जो हर किसी के घर पे है, बट उसकी वैलिडिटी या फिर उसका क्या क्रेडिबिलिटी है किसी को नहीं पता होता। तो फॉर एग्जांपल आपको किसी वेंडर ने चेक इशू किया, उसके बाद वो चेक मतलब डिसऑनर्ड हो गया या फिर उसमें इनसफिशिएंट फंड्स आ गया, तो जैसे ही वो बैंक आपको रिटर्न करेगा एक रिटर्न मेमो देगा। जी। वो इतनी छोटी सी पर्ची जो है ना, सिर्फ एक वही काम की है और साथ में वो चेक भी है, बट वो रिटर्न मेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें लिखा होता है रीजन चेक बाउंस का। तो विद इन 30 डेज आपको दूसरी पार्टी को जिसने चेक बाउंस मतलब जिसका करा। हुआ है उसको लीगल नोटिस भेजना होता है और उसको टाइम देना होता है विद इन 15 डेज। पहले जो इनका हो गया कि 30 डेज में आप बात कर लो उनसे कि आप दोबारा से इशू कर रहे हो या नहीं दे रहे, ये आप 3 बार ही चेक इशू करवा सकते हो। 3 मंथ्स की क्रेडिबिलिटी जो चेक की होती है दैट इज 3 मंथ्स, ठीक है। पर जो लीगल प्रोसीजर है, एक चेक बाउंस पे आपको 30 डेज का टाइम देना है रिस्पोंडेंट को, जो जिसने मतलब चेक इशू किया है उसको, और फिर उसके बाद उसमें लीगल नोटिस में लिखना है कि विद इन 15 डेज आफ्टर इशूइंग माई लीगल नोटिस यू हैव टू डिपॉजिट द मनी। इफ़ यू आर नॉट डिपॉजिटिंग, मतलब अगर आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर रहे हो तो मेरे पास राइट है कि मैं आपका केस कोर्ट में ले जाऊँ। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर और ये टाइमलाइन प्रोसीजर है। अगर आपने इसकी टाइमलाइन स्किप कर दी या आपने सोचा कि अभी तो चलो 30 दिन तो मैं चेक अपने पास संभाल के रख लेता हूँ, फिर लॉयर के पास जाऊंगा, लॉयर बोलेगा तू जा यहाँ से क्योंकि ये बन गया सिविल केस और उसमें लिमिटेशन भी प्रूव करनी पड़ती है। जो एनआई एक्ट है ना वो बहुत ही लिमिटेशन अप्रूव्ड एक्ट है, आपको लिमिट के अंदर काम करना है और स्पीडी काम करोगे तो आपका भी स्पीडी काम होगा। फिर आप बोलोगे कि हाँ मेरा लॉयर तो काम कर रहा है, नहीं तो अगर वो डिले हो रहा है तो कोई नहीं बताता कि डिले क्लाइंट की वजह से है या किसकी वजह से। वो सिर्फ जुडिशरी को ब्लेम करते हैं कि उनके पास इतने केसेस हैं और इस वजह से डिले हो रहा है। इतने सारे रीजन से जो डिले होते हैं, बट अल्टीमेटली गलत जुडिशरी बन जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने राइट्स का पता होना बिल्कुल जरूरी होना है। चाहिए। और जो चेक को पेपर की तरह यूज करते हैं उनके लिए शायद मतलब ध्यान रखने की yes, चीज है। बिल्कुल। बिल्कुल। क्या लॉयर पैसा कमाने के चक्कर में केस जानबूझकर डिले करते हैं क्या? ये मेरे डिले वाले टॉपिक से ही आप उठा रहे हो, बट दिस इज जस्ट अ मिथ। लॉयर डिले करते हैं इज अ मिथ बिकॉज डिले के ना 100 रीजंस हैं जुडिशरी के पास भी। एक आप देख लो जुडिशरी के जो केसेस हैं दैट इज 6,000 करोड़ प्लस पेंडेंसी हाँ। ऑलरेडी है। जी। जजेस कितने कम है और हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। देन उसमें कभी कभार क्या होता है कि आप एज अ क्लाइंट आप अप्रोच ही नहीं करते हो लॉयर को, और या फिर कभी हो जाता है कि जज की भी तबीयत खराब हो सकती है बिल्कुल होती है। या कभी लॉयर की भी तबीयत खराब हो सकती है। तो
ऐसा नहीं है कि हम डिले पर्पसली करते हैं, बट येस देयर आर अ सोसाइटी जहाँ पर ऐसे मैं ये नहीं बोलती सारे लॉयर्स ऐसे एक जैसे जी होते जी हैं, जी बिल्कुल नहीं कुछ जी होते हैं कि जो पर डेट भी काम कर रहे हैं। तो पर डेट वाले, अब वैसे ही अगर आप देखो प्रॉपर्टी केसेस किसी का भी पूछ लो 20-30 साल से पहले खत्म होता ही नहीं है, उनको हाँ पुश्तें निकल जाती है उनकी, उनको तब वो मिलता है बिकॉज उनका पर डेट वाइज सिस्टम चल रहा है। सो आप थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हो, आप लॉयर से पूछ सकते हो कि आप मेरे केस में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, या आप पर डेट्स पे जाओ ना, आप कोर्ट में जाओ, देखो कि क्या हो रहा है। विद इन 5 सेकेंड्स लॉयर को रिप्रेजेंट करना है आपका केस, जज के पास उससे ज्यादा, मतलब अगर आप क्रिमिनल वाला देखो ना, ये चेक बाउंस वाला या कुछ, उनके पास 120 से ज्यादा केसेस हैं एक दिन में। सोचो वाह उन्हें 120 फाइल्स पढ़नी होती है एक जज को एक दिन में, और हमारे पास 6 दिन वर्किंग है, और मैजिस्ट्रेट तो बेचारे उस संडे को भी काम कर रहे हैं। एक ऐसे रहता है क्या उनका लाइब्रेरी ऐसे आप कभी देखो सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं, बुक्स ही बुक्स हैं, बट यस दे आर कंफर्टेबल इन दैट, दे हैव चूजन दैट प्रोफेशन। सॉरी सर कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि आपने डिले किया है बिल्कुल सॉरी आपको बोलना चाहिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। जब लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपको क्या लगता है हर स्टूडेंट को क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए उस टाइम लॉ की पढ़ाई तो सबसे पहले करो, हमारी लॉ में बोली जाती है बेयर एक्ट्स। एक हमारी ना बुक होती है बेयर एक्ट, जिसमें सारे सेक्शंस मतलब सेक्शंस हैं, और आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे। ये आर्टिकल्स तो हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पता होना चाहिए जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। और जो ये बेयर एक्ट्स हैं, ये हमारी बाइबल है, ओके जैसे गीता है, बाइबल है, इसी के बेसिस पे सारा आगे लॉ निकला है। तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि इसमें हमें क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई करो, मार्क्स के पीछे मत भागो, ओके नॉलेज के पीछे भागो। जैसे वो रैंचो 3 इडियट्स का है, जी 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 नॉलेज गेन करो, बिकॉज लॉ सबको आता है, पर उसकी आर्ट इंटरप्रिटेशन वो आपका काम है। लॉ को कैसे मोल्ड करना है, लूप होल्स कैसे करना है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको होगा नहीं। फिर आप रिसर्च करो, रिसर्च लॉयर की एक मतलब की है, या ड्राफ्ट करो, लिखना आपको आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। इन सब के लिए आपको करिकुलरली बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। मूट कोर्ट्स होते हैं, मॉक ट्रायल्स होते हैं, पार्लियामेंट्स होते हैं, ये सारे ना एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है यूनिवर्सिटी ने क्रिएट करी हुई है कि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल जाए। इन सब चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे सोचते हैं कि क्या है यार, रोज कोई ना कोई इवेंट रख देते हैं। मतलब एज अ स्टूडेंट मैं भी थी, मैं सोचती थी यार अभी ये इवेंट है, अब ये इवेंट है, ये इवेंट है। पर आप जितने इवेंट्स अपने यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको नहीं पता फ्यूचर में वो सारी चीज़ें कब कब कौन वो काम आ हो जाए जाए। सही बात है जैसे मैं आपको बताती हूँ, मॉक ट्रायल होता है, दैट इज, और मॉक मूट कोर्ट, ये दो ना लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके मॉक ट्रायल होता है फॉर दी क्रिमिनल कोर्ट्स, आपको एक जज मिलेगा बैठा हुआ प्रॉपर, उनको ब्रिटिश टाइम के हिसाब से वो विग वगैरह पहना देते हैं, फुल जी बॉलीवुड मूवी है ये आपके लिए। 2 लॉयर्स खड़े होंगे, वहाँ स्टेनोग्राफर भी बैठा होगा, और साथ में टीचर्स बैठी होंगी। टीचर्स जो है वो वहाँ पे जज कर रही होती है कि जो जज है, जो ये ऐसे सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ये सब एक्चुअली मतलब डायरेक्टर बोल दो डायरेक्टर है वो वहाँ के, हाँ, जी दिस इज अ गुड टर्म कि वो डायरेक्टर है वहाँ पर, कि ये सब जो चल रहा है, जो जैसे यहाँ पे वो जी सिस्टम चल रहा है, ये सब अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आप सोचो ना, कोई जज बना है, वो अपने दिमाग लगा रहा है कि मेरे को इन दोनों की सुननी है और फिर मेरे को जजमेंट देनी है। एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, एक रिस्पोंडेंट है और एक प्लेंटिव है। जैसे प्लेंटिव हो गया जिसने कंप्लेंट फाइल करी, जी रिस्पोंडेंट हो गया जो कंटेस्ट कर रहा है। जी वो सोचेगा कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे बचाऊं, दूसरा सोचेगा कि मैं कैसे उसका केस जिताऊं। तो बच्चा कितना ज़्यादा सोच रहा है, उसके लिए कितना पड़ेगा, रियल लाइफ उसको समझ में आ रहा है। जैसे हमारे में हम जब भी जज को रिप्रेजेंट करते हैं, माय लॉर्ड योर ऑनर करके जी जी रिप्रेजेंट, अरे तू, अरे ये नहीं बोलते हैं कि मतलब एक ही डिसेंसी कोड है जो हमारे बीसीआई में लिखा हुआ है, जी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो ये बुक है हमारी बेयर एक्ट, ये भी एक हमारी जी बाइबल ही है जिसको हमें फॉलो करना पड़ जी रहा है। तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट ऐसे ही होती है। आप बल्कि जिसका जो भी बच्चा है, मैं ये तो उसे घर में बोलती भी हूँ, प्रैक्टिस तो नहीं हो जाता मम्मी पापा के साथ भी क्यों नहीं कर सकते, आप करो। नहीं मतलब हैबिट तो नहीं हो जाती आपकी बोलने की नहीं माय नहीं लॉर्ड ये काम करो नहीं, पर ये बोलने की आदत बहुत हो जाती है, उन्हें चुपचाप सुन। एज अ लॉयर उन हमें क्या है, एक आप टॉपिक दोगे ना, बोलते रहेंगे हम, क्योंकि हमारे पास तो बहुत नॉलेज है उसके ऊपर। आपको बोलने की, पर ये बोलने की आदत कैसे हुई, बिकॉज आपके पास पीछे नॉलेज का जी बैकअप है, आपने उतना जी पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो ऑब्वियस बोलेगा क्या, अपने आप को क्या ही प्रेजेंट ट्रू करेगा ना वो। तो और ये सब प्रेजेंट करने के लिए भी आपको करिकुलर एक्टिव होना पड़ेगा। तो
घूम फिर आके मार्क्स तो आपने मेरे से पूछे ही नहीं कि मेरे एलएलबी में कितने आए। देखा जाए तो जो हम मार्क्स के पीछे ट्रू भाग रहे हैं नहीं इतना, पूछते हैं, सही बात है। हम सीधा स्किल्स के बात पूछते हैं कि इसमें कितनी स्किल्स हैं। आप जब कोई लॉयर भी चूज करते हो ना, आप कोर्ट में जाके देखते हो कि किसकी कितनी प्रेजेंस है। बहुत सारे होते हैं कि जिनको सिर्फ रिसर्च में अच्छा होता है। आप अपने यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे एनालाइज करो कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपको बोलना अच्छा लगता है, आप जाओ उसमें। आपको इंटरप्रिटेशंस देना अच्छा लगता है, आप जज बन जाओ। आपको मतलब जज अगर बन जाओ। इंटरप्रिटेशंस अगर आप दे सकते हो, अगर आपके पास अच्छा, कैलिबर है, कॉलेज की बता रहे हो ना? कॉलेज की बता रही हूँ मैं, ठीक है। लॉ कॉलेज की स्पेसिफिकली, ठीक है। कि आपको जजमेंट्स पास करना पसंद है, आपको दो लोगों की सुन के सुलह कराना पसंद है, तो आप मीडिएटर भी बन सकते हो, जी। आप आर्बिट्रेटर भी बन सकते हो। बहुत वास्ट फील्ड है ये। अच्छा, एक चीज बताना, प्रैक्टिकल कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे लॉ से रिलेटेड जज वगैरह की प्रेजेंट्स होती है आपके कॉलेज में, सेमिनार बिल्कुल, ऐसा होता है? सेमिनार्स में हमें लाइव इंटरेक्शन करवाई जाती है, एक्सपोजर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी और बल्कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ऐसी, वो अपना आके एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्होंने कैसे शुरू किया, कैसे पढ़े, क्या किया। तो हर किसी का कोई ना कोई आइडलाइज बन जाता है। हम्म। हम्म। एक मतलब लॉयर के लिए, एडवोकेट के लिए सबसे ज्यादा कह लो, सबसे ज्यादा मतलब शोहरत, कामयाबी या अच्छा अर्निंग वाला सबसे प्रोफेशन, सबसे सेपरेट प्रोफेशन कौन सा होता है? अपार्ट फ्रॉम लॉयर व्हाट कैन ही बी, मतलब आप हाँ, ये कह रहे हो? नहीं, लॉ में ही रिलेटेड, लॉ में लाइक। वो कौन सी फील्ड में जी। जाए? मतलब कि आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वो कौन सी फील्ड में जाए, उसको क्या करना चाहिए नहीं, ना। सबसे ज्यादा अर्निंग होती है उनकी, मतलब आपको लगता है? अर्निंग देखो हर चीज में, लीगल में आप, बिकॉज लीगल में पैसा आपके माइंड का है। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से देखें, देखो लॉ को मैं आप दो चीज में बांट देती हूँ। एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो सारे मर्जर्स एक्विजिशंस और ये सब डील कर रहे हैं, जी और एक जो आपके केसेस लड़ रहे हैं। हर किस लेमैन के लिए लॉयर वही है जो केस लड़ रहा है कोर्ट में जी जाके, जी जी। कि यही मेरा लॉयर है ना, अगर ऐसे। पर जो उसके पीछे बैकहैंड का काम है वो भी लॉयर ही कर रहा होता है। हाँ, अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है 10 सेकंड के लिए कोर्ट में जाके, उसके पीछे पूरी एक उसकी मैंने टीम देखा है है। मैम, 4-5 लोग होते हैं पीछे, वो हाँ, ये पेज तुरंत निकाल देते हैं। देखो एक जने के लिए 500 पेजेस पढ़ना इज नॉट आसान है। इजी। हम उसमें कहते हैं केस ब्रीफिंग, हम सीनियर्स को करने जाते हैं। जैसे आपने मुझे 500 पेजेस दे दिए, मैंने ब्रीफ करके दिया, एक ने टाइप करके दिया, एक ने आगे रिप्रेजेंट किया। मतलब दिस इज अ टीम वर्क। दिस इज नॉट अ वन मैन शो कि आप लॉयर हो और आप अकेले जाके फिर तो खड़े हो एक ही गए हो। केस लड़ेगा वो जिंदगी भर। हाँ, क्योंकि वो इतना काम उसमें इन्वॉल्व रहेगा तो वो दूसरे में कैसे होगा। और अगर आपको एक्सपैंड करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है, तो आपको टीम की बैकअप की पीछे ज़रूरत है। मीनवाइल कॉर्पोरेट में अगर हम आ जाएं, तो कॉर्पोरेट क्या है, एक किसी बॉस है, उसके नीचे टीम है, उसमें आप काम कर रहे हो। आप वहाँ पे बैठ के शायद 500-600 करोड़ की डील भी मर्जर का बना रहे हो। हाँ, पर इन यू आर दोनों में और से आप कौन चूज करोगे? देखो मैं तो इसका आपको वो आंसर दूंगी जी, कि प्रैक्टिकल। मैं वैसे बट रियल प्रैक्टिकल में आंसर हूँ। देना। मैं बिल्कुल आपको रियल एग्जाम जी। आंसर दूंगी और इसकी सेइंग के साथ बताऊंगी आपको। जो लिटिगेशन है दैट इज पावर, जो कॉर्पोरेट है दैट इज पे चेक। अब आप डिसाइड कर लो आपको पावर चाहिए या पे ऑब्वियसली चेक पावर चाहिए। चाहिए तो मुझे तो। पावर है तो पे चेक तो अपने आप आ रहा है ना पीछे भागता हुआ। जी। दैट इज माई थिंकिंग। हो सकता है किसी को सिर्फ पे चेक में हो मजा आ रहा हो, बिकॉज पे चेक्स भी अच्छे आते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉयर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको 2 कंपनीज भी फॉर्म करनी है ना, आपको सबसे पहले लॉयर चाहिए वहाँ पे सीए के ट्रू साथ। ट्रू। सीए तो चाहिए ही चाहिए, बट लॉयर भी चाहिए कि क्लॉजेस बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी सोसाइटी। अगर आप सांस भी ले रहे हो ना, तो आप रूल हो रहे हो इन्वायरमेंट एक्ट से। जोली एलएलबी में मैंने देखा है वो केस हाँ, लेने के लिए काफी जुगाड़ करते करना हैं। पड़ता है। आप लोग कभी रियल लाइफ में किए ऐसे? मतलब देखो हर कोई बिजनेस के लिए जुगाड़ करता है, इधर उधर जाता है, क्या किया एक्सप्लोर आपने करता है। सबसे वर्स्ट, मतलब बोला जाए तो क्या किया होगा आपने? मैंने अपने आप को, अपनी स्किल्स डेवलप करी है, अगर ये तो देखा अच्छे वे जाए। में हुआ ना। हाँ, तो मैंने अपने आप को हर रोज कोर्ट में जाके, कभी कभी क्या होता है हमारे पास काम नहीं होता, दुकानदार जाके दुकान पे बैठता है ना तभी उसके पास काम आता जी। है, बुक्स पढ़ता है वहां पर जाके। तो आपको, मैं क्या बोलती हूँ कि कोर्ट जो है वो बिजी मेरा भी तो। मंदिर है। नहीं, मैंने उसको ऐसे, मेरे को वहां जाके हर रोज मत्था टेकना टेकना है। जी।
मतलब मैंने तो ऐसे जाना है। अपने आप को समझ जाना है तो काम तो अपने आप आएगा। अब मैं बोलूँ कि मैं घर पे बैठी हूँ और मेरे को काम आ जाए, ऐसा तो इतनी मैं कोई फेमस नहीं हो गई अभी, या इतना मैंने कुछ पास्ट किया ही नहीं है कि मेरे पास कोई आएगा। मैं कहीं जाऊंगी, कोई मेरे से बात करेगा, तभी तो मेरे पास काम आएगा। तो अब जब कोई आता है तो वो जाता नहीं ऑफिस से, ये पक्की बात है। ये तो सच है। लॉ से रिलेटेड मुझे ये बताना, जैसे लाइक हमने यूजीसी में जैसे बात की थी कि स्टूडेंट को जो फर्स्ट फेज में होता है वो उठा भी सकते हैं ना, प्रिजन के लिए भी ले जाते हैं। तो जब इन सब चीज़ों के जब ये प्रोसीजर हो जाता है चीज़ें, तो पहला स्टूडेंट का राइट्स क्या होता है? कोई वहाँ पे सुनने वाला होता है उनके लिए? क्योंकि अगर उठा कर ले जाता है कोई, तो फिर वो जो 24 आवर फर्स्ट है उसमें क्या करना चाहिए उसको? देखो, अगर उनको क्रिमिनल साइड पे ही आ जाता है, अगर उनको डर है कि वो शायद से इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या इस केस में उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी दो चीज़ों में हुआ, जैसे आपने बोला उनको डर है किसी चीज़ का कि मेरे को पुलिस पकड़ सकती है, तो इसके लिए एक बेल एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है एंटिसिपेटरी बेल। आप अपने आप को एंटिसिपेट वहाँ पे कर रहे हो कि मेरी शायद से इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, उसमें आप लिख देते हो कि हाँ ये इन्वॉल्वमेंट, मैं यहाँ पे था या वहाँ पर था, मैं यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया बट स्टिल इसमें मेरे को डर है। या फिर आप जाके काउंटर कंप्लेंट कर सकते हो, आप जाके वहाँ पे खुद भी कंप्लेंट रेज कर सकते हो कि ये लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं, ये लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, कि वो मेरा झूठा नाम दे रहे हैं केस में। बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि वो कहते हैं कि आप तो वहाँ पर थे, या कुछ भी, आप अपने आप को नहीं, प्रोटेक्ट कर लेकिन वो सकते उठा हो। ही लिया हो तो क्या करे? उठा ही लियो तो बेल ही कर सकते हो। अब तो आप जेल के अंदर हो ना, तो बेल आपको लॉयर करना पड़ेगा और बेल से बचो। ये मैं मूवी वगैरह देखता हूँ कई बार, जैसे हॉलीवुड में देखता हूँ स्पेशली, किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि मेरा लॉयर आएगा तभी मैं बात करूंगा। यहाँ तो ये नहीं, ये बिल्कुल सही है, और आपको कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने नहीं देनी चाहिए, आपको सिर्फ और वो लॉयर के डंड सामने। वो मार देखो, वो तो मारेंगे क्योंकि या उन्हें मारेंगे तो मतलब क्या होता है यार, फिर तो वो कोई भी तो बोल ही देगा ना। उनको तो सच आपके मुंह से निकलवाना ही निकलवाना है। और वो हाँ वो बोल देगा, अगर पिटने के डर से मैंने हाँ बोल दे फिर तो वो तो आपकी गलती है। अब मैं कोर्ट में पर जाकर मुकर जाऊँ जो भी आप फिर स्टेटमेंट्स मारेगा? पुलिस, नहीं, जो भी आप स्टेटमेंट पुलिस को दे रहे हो वो एडमिसिबल कोर्ट में है ही वैसे नहीं। नहीं ना, मतलब अगर तो देखा फिर जाए, क्यों पीट रहे हैं वो? वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर इसमें भी ना, जैसे वो 3 डिग्री टॉर्चर, वो इतना नहीं मार सकते कि आपका बिल्कुल ही खून वगैरह निकाल दें। मूवी में मतलब तो देखा है मैंने ऐसे ही। मूवी में तो पता नहीं क्या क्या आता है। आप सब कुछ मूवी बॉलीवुड के हिसाब से नहीं चल सकते, हमारी लाइफ इज रियलिटी, बॉलीवुड इज डिफरेंट। वो आपको दिखाते हैं कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो रहा है। कोई चैलेंजिंग केस लिया है वैसे आपने जिसमें आपको चैलेंज आया कि यार हमारा ये हर वाला केस चैलेंज होता है, अच्छा। हर केस। अगर हमें क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो सच बोल रहा है चाहे वो झूठ बोल रहा है, अगर वो सच बोल रहा है तो हमें सारे एविडेंस, हर चीज़ उसकी रिकॉर्ड करके हर चीज़ में अपने आप को प्रूव करना है। और अगर वो मतलब रिस्पोंडेंट की तरफ से, हम प्लेंटिव की तरफ से थे, अगर हम रिस्पॉन्ड, तो हमें सारे एविडेंस दोबारा से कलेक्ट करने हैं और दिखाना है कि हम यहाँ पे थे ही नहीं, हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे। तो हर केस में चैलेंज होता है और हर केस को करने का तरीका अलग होता है, और मज़ा तो अलग ही बिल्कुल होता है उनको करने का। कभी ऐसा हुआ जैसे आपको पता है कि मेरा जो था वो गिल्टी है, लेकिन उसको बचाने के लिए आपने पूरा एफर्ट लगा? नहीं, ये मेरा ये कोई लॉयर मानता नहीं इस चीज को, या क्या कह सकते हैं? नहीं, हमें मतलब 2 लोग आ रहे हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए और बी, हमें पता चल रहा है कि ये बी जो है ये झूठ ही बोल रहा है, बट इसने ये आएंगे तो काम आपके पास किया एक ही है। ना। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई वही जी बी पर्सन मेरे पास जी। आ रहा है और मुझे पता चल रहा है कि, तो मेरे पास राइट है कि मुझे उसका केस नहीं कंटेस्ट करना, मुझे नहीं बचाना, तो वो किसी और लॉयर पे चला जाएगा, हाँ, कहीं इसलिए भी तो छोड़ना जाएगा है। वो। हाँ तो वो किसी और, कोई और चूज कर लेगा। मेरा, अब जैसे निर्भया केस हुआ, जी। निर्भया केस के जो रिस्पोंडेंट लॉयर थे, उसने क्या जोर नहीं लगाया कि उनको फांसी हो जाए, उसने लास्ट मोमेंट पे उन सबको बीमार कर दिया, उन सब में क्या क्या नहीं किया कि वो बच जाए। मुझे याद है स्टेटमेंट वो कह रहे थे वो ऐसे ही मर जाएंगे दिल्ली के पोल्यूशन और इन सब चीजों से। हाँ, तो इतना पोल्यूशन, मतलब हम अपने क्लाइंट के लिए ना जी जान से पूरी मेहनत लगा देते हैं कि हमें उसको बचाना है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल कि वो क्या जस्टिस उसको मिलता है। अगर आप मेरे पास आ रहे हो जस्टिस लेने के लिए ही तो आ रहे हो, मेरा राइट है, और ये मेरा प्रोफेशन भी मुझे कहता है कि मैं आपका केस बिल्कुल ईमानदारी से आगे लेके जाऊं, और जो भी आपके फैक्ट्स है जो आप मुझे बता रहे हो, लीगल टर्म्स में उन्हें फ्रेम करके जज के सामने लेके जाऊं ताकि आपको जस्टिस मिले। एक सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग, मतलब एक एज ए इंडियन सिटीजन मुझे, मेरे अंदर क्या पावर है? लाइक अगर मुझे किसी
बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन की कुछ बातें लगी, मुझे हर्ट हुआ कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया वो सही नहीं है हमारे लिए या हमारी सोसाइटी के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास राइट टू स्पीच है, फंडामेंटल राइट है आपका। आप आपने ट्विटर पे या ये सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग हैं वीडियोस बना रहे होते हैं, इवन न्यूज़ रिपोर्टर्स, दे हैव राइट टू स्पीच विच इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि आप कुछ भी बोल सकते हो बट अंडर की लिमिटेशन। आप इतना नहीं बोल सकते हो कि आप किसी को डिफेम कर दो, किसी के आप डिग्निटी पे चले जाओ या किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो। आप अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, आप बोलो, आपके पास राइट है, बट आप इतना नहीं बोल सकते हो कि आप उसको बिल्कुल ही बोल दो ये तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है, ये तो XYZ है, ये ऐसे ऐसे। आप ऐसे ये सब चीजें एक यूज नहीं कर साउथ सकते के हो। अभी असेंबली बोलते हैं जो संसद जो भवन, पार्लियामेंट सिस्टम, स्टेट मतलब साउथ का होगा तो वो स्टेट में होगा। स्टेट मतलब जहाँ पर लोग बैठते हैं एमएलए वगैरह। कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ, तो शायद वहाँ पर अभी एक मतलब उन्होंने बताया, स्टेटमेंट दे रहे थे, वीडियो में आया था, न्यूज़ चैनल ने काफ़ी लगाया कि एक लड़की का रेप हुआ था, तो उसमें कमेंट आया कि लाइट बंद कर देना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए क्योंकि आप बच नहीं सकते शायद। देखो, वो जो राइट टू स्पीच यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट टू स्पीच गलत यूज कर रहे हैं, हाँ, बिकॉज वो किसी लड़की का मेरे लिए कैरेक्टर वो गलत असैसिनेशन कर कौन रहे है? हैं। पूरा वो मैं पूरा उस पे बोलूँगा और जो सुनने वाला स्पीकर था वो भी हँस रहा था और रिएक्शन दे रहा था। तो क्या मैं उन ये सब पे केस कर सकता हूँ? बिल्कुल आप केस, देखो ऐसे नहीं है कि केस कोई लड्डू है पर किसी को जाके बांटते जी, फिरोगे, जी। ऐसा नहीं है। एज अ लॉयर कभी आपने अपने कोलीग्स को या फ्रेंड्स को कभी ऐसा फेस करते हुए देखा? क्योंकि कई बार मैं मूवी में देखता हूँ कि हाई प्रोफाइल केस ले लेते हैं तो उनकी जान को भी खतरा होता है। मतलब क्या ऐसे केस लेने के बाद कोई सिक्योरिटी उनके लिए प्रोटोकॉल होता है जो लॉयर को प्रोटेक्ट करता हो? देखो, लॉयर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो है, जैसे BCI की हमने बात करी थी, हम्म, बट जैसे आप केस की बोल रहे हो, तो जैसे मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने अपने डेज में एक एक केस एक्सपीरियंस किया था विच वॉज वेरी ट्रिगरिंग ऑल्सो, कि अगर आप सुनोगे आपको लगेगा कि यार ये लॉयर की लाइफ कितनी डेंजर में है। तो उसमें होता क्या है कि वो एक रेप ट्रायल लेते हैं, ठीक है। एक उनके पास क्लाइंट आती है, फीमेल जो है वो एक तांत्रिक बाबा के पास काम कर रही होती है, ओके, ठीक है। वहाँ पर डेली लाइफ के लिए उसे उस जगह पे रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो जो उसको सैलरी मिलती है उसके बेसिस पे उसका आगे घर चलता है। true, तो वहाँ पर वो जो तांत्रिक बाबा था वो उसका हर रोज़ रेप करता है। अब क्योंकि वो उस जगह को छोड़ नहीं सकती है, तो इसलिए वो वहाँ पर रहती है और किसी को बोल नहीं पाती। वो मेंटली कितना सफ़र कर रही है, उसके साथ कितना कुछ बीत रहा है, वो हम नहीं बिल्कुल जान नहीं कर सकते, है सकते। ना? तो इन मीनवाइल जब ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही थी, शी गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। अब जब उसने कंसीव कर लिया तो उसने बोला कि मेरे को मतलब अडॉप्शन करवाना है इसका। तो जैसे ही वो डॉक्टर्स वगैरह के पास जाती है तो कुछ ना एक डॉक्टर्स की भी लिमिटेशन होती है कि इतने वीक्स पे आप जी, अडॉप्ट कर सकते हो, इतने वीक्स पे आपकी जान को मतलब ट्रू, सिक्योर है या नहीं है। तो वो जो भी क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। अगर वो अडॉप्ट करती तो अबॉर्ट करती, अबॉर्ट करते हाँ, हैं। अगर वो अबॉर्ट करती वो बेबी को, तो वहाँ पर उसकी जान रिस्क पे थी। तो अब वो उसके पास कुछ नहीं बचा, उसके पास एक सीनियर मेरे मतलब सीनियर को पास आई, जी, उनके रेफरेंस के थ्रू कि ऐसे ये केस है। उन्होंने उनका केस कंटेस्ट किया। पर जब वो मीनवाइल वो केस कंटेस्ट कर रहे थे, बिकॉज़ हमारा जुडिशरी जो है वो इतना स्लो है, शी कंसीव्ड, उनका बेबी जो है वो 5 इयर्स का हो चुका था, स्टिल जस्टिस वाज़ नॉट डिलीवर्ड। 5 से अभी 6 साल हो गए। 5 से 6 साल वो बेबी हो गया, वो देख रहा है, वो खुद कोर्ट में जा रहा है, उसकी मम्मी कोर्ट में जा रही है, वो मेंटल टॉर्चर वगैरह जो भी सब चल रहा है सिनेरियो। पर इन सब में क्या हुआ, बीच में वो तांत्रिक बाबा अप्रोच्ड और उन्होंने बोला कि आप ये केस सेटल कर लो। जी, सेटल क्या होता है कि आउट ऑफ कोर्ट आप चले जाओ और यहाँ पे सेटलमेंट वगैरह कर लो, पैसे वगैरह ले लो, करप्शन बेसिकली एक जी, कह लो कि तुम मेरे नाम से ये केस हटा दो। तो जब वो ऐसा हुआ और उनको पता चला कि ऐसा हो रहा है और वो लड़की नहीं मान रही, उसने बोला मुझे जस्टिस पूरा विश्वास है, जस्टिस मुझे मिलेगा, तो मैं तो ये केस लड़ूंगी, ओके, ठीक है। और उनके लॉयर ने उसका पूरा सपोर्ट दिया, जैसे आपने जॉली LLB में बोला, उसने जी, देखो कहाँ तक वो गया, पाकिस्तान तक पहुंच गया। जी, ऐसे भी लॉयर्स हैं जो ऐसा सपोर्ट बिल्कुल कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैंने ये केस लिया तो मैं तो जिताऊंगा। तो जो मतलब जो वो तांत्रिक बाबा है उसने क्या किया, वो सुबह सुबह उसके लॉयर के घर पहुंच गया
और वहाँ पे जैसे प्रॉपर अपना तांत्रिक बाबा का उनका जो भी वो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मंत्र फूकते हैं, जी जी सुबह सुबह आके वो वहाँ पे फूकना शुरू हो गया कि ये रस्म हो जाए या ये इनडायरेक्टली धमका भी दिया ना। इनडायरेक्टली कि ये पहुंच ही ना पाए, वहां कोर्ट में पहुंच ही ना पाए और ये केस यहीं का यहीं खत्म हो जाए। तो अगर आप देखो इसमें लॉयर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने क्लाइंट को। जी लॉयर की एक अपनी खुद की भी पर्सनल लाइफ है, सोचो उसके घर पे पर्सनल लाइफ में हो रहा है, उसके घर पे कितने लोग हो सकते हैं, उसकी आगे फैमिली हो सकती है। अब वो सीनियर है तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ भी होंगे, बच्चे भी होंगे, इनके फादर मदर भी होंगे, आगे रिलेटिव्स भी होंगे, आसपास के पड़ोसी भी के कितने लोग एक लॉयर के साथ भी अटैच होते हैं। लॉयर का मतलब ये नहीं है कि वो एक अकेला बंदा है, जी वन मैन आर्मी है, वो कुछ भी कर लेगा। उसकी भी एक सेंटिमेंट्स हैं विच हमें समझने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर इन सब में फिर भी जो मेरे सर थे उन्होंने बताया मुझे कि आपको अपने जस्टिस का रास्ता नहीं छोड़ना है। वो उसने क्या बिगाड़ लिया अगर भगवान उनके साथ हैं तो, ट्रू। है ना। वो केस अल्टीमेटली फाइनली वो जीते, उसको सजा हुई, आज वो जेल में है वो। वाओ। मतलब जस्टिस इज डिलेड बट नेवर डिनाइड, सो दिस इज अ फैक्चुअल सेइंग। एक चीज बता, जैसे आपने बोला ना ये तांत्रिक बाबा के वाली वो चीजों में अभी तक आप कह रहे हो जेल में भी है। पूछ सकता हूँ कितने साल पुरानी बात होगी ये? ये 20 साल पुरानी बात हो चुकी है। ओके। रेप के ना मतलब इम्प्रिजमेंट बहुत ज़्यादा है, टू दी लाइफ इम्प्रिजमेंट भी होता है। तो अभी आई एम नॉट श्योर कि उसमें आगे क्या चल रहा है, बट जो मेरे को सर ने मेरे बताया था तो आई नो थोड़ा अबाउट सा दैट। साथ साथ में एक दो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड, अगर आप बोलो तो मैं पूछ लूँ, क्योंकि ना मैंने देखा कि इस वाले केस में क्या बेल प्रोसीजर सेम होता है जो बाकी सब केस में बिल्कुल होता है? बेल का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है जब तक वो अंदर ट्रायल में है, जब तक वो केस चल रहा है हम कहते हैं कि वो ट्रायल चल रहा है, नॉट गिल्टी है, ठीक है। जैसे ही वो गिल्टी हो गया, जब उसके सारे उसी के अगेंस्ट हो गए, अब जी। वो जेल के अंदर है, उसको है कि उसकी कितनी सजा होगी। मतलब अगर उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली हुई है तो जैसे कि बीच बीच में वो पेरोल पे आ सकते हैं बाहर, ये बोल सकते हैं कि अगर किसी की फैमिली मैरिज पे पेरोल मिल जाती है, किसी की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है या उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, ऑल्दो जेल में आपको सब कुछ प्रोवाइडेड होता है, आपकी लाइवलीहुड इज़ वेरी गुड, आप वहाँ पे अर्न करते हो। और एक मतलब मेरे सर ना क्रिमिनल लॉयर है, तो उन्होंने मुझे बताया था, एक इससे रिलेटेड केस मुझे याद आ रहा है। एक जो ऑलरेडी मतलब अक्यूज्ड है, उसका वो जेल में है, वो हर 6 महीने में पेरोल पे बाहर आ जाता है वाओ। और फिर 6 महीने बाहर घूमता है, देखता है सब कुछ सही है, सब कुछ मतलब वो हिसाब से अब कहता है मेरे को वापसी भेज दो, मेरे को यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, अब मेरे को वापसी जाना है। वो फिर बाहर आता है, वहां से फोन करता रहेगा कि मेरे को बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकालो। जैसे ही वो बाहर आता है उसको लगता है कि मेरी अंदर की लाइफ इतनी अच्छी है, वो फिर वापसी अंदर जाना चाहता मैम है। देख लो ये वीडियो सारे लोग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी शायद चला जाए ये। बिल्कुल जा सकते हैं, बट ये है जो सिस्टम, मतलब अगर आप बोलो तो सजा तो देखो आपको मिलनी ही मिलनी है। जो आपने अगर गलत चीज करी है तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी, हम नहीं देंगे तो भगवान तो देंगे, कर्मा तो देगा, आपको उस चीज की सजा जरूर मिलेगी। बट ये है कि आप उस सजा से सीख पा रहे हो। अगर सजा मिली है तो आपको कुछ सिखाने के लिए मिली है, वो इंजॉयमेंट के लिए नहीं मिली है। अगर जैसे इसको बोला जाए तो वो सरकारी मेहमान हो जाते हैं, जेल जी। वाले जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड मिल रही है, रोटी सब्जी मिल रही है, एक जो नॉर्मल चाहिए। अगर बीमार होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, सारा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ही तो उठा रही है। ट्रू। एक तो आपने क्राइम किया, ऊपर से सारा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठा तो रही है इसमें आपका। अमेंडमेंट करना चाह रहे हो कुछ आप? मैं बिल्कुल, अगर मेरे को जी राइट्स बताओ आप। मैं अमेंडमेंट करके पब्लिश करके अब आपको बताऊंगी जब वो लॉ बन जाएगा, पार्लियामेंट पास कर तो ये देगा, जेल मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्टर को मैं भेजेंगे ये ना? सबको भेजूंगी। यूजीसी से रिलेटेड ना, मैंने जो भी स्टूडेंट है हमारे जानकार में जो पढ़ रहे हैं अभी, उनको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आप अपनी तकलीफें मुझे भेजो अच्छा। और मैं आपके लिए देखता हूँ क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो उसमें से कई लोगों ने बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं ना कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या सोच के उन्होंने तो दिया। उसके लिए ही तो हम आए हैं आज यहाँ पर, वही चीज तो डिस्कस बिल्कुल करने आए, तो बिल्कुल आंसर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि एक ने लिखा है, क्या मेरी जाति डिसाइड करेगी मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? ओ गॉड, मतलब नहीं, इसका आंसर कंप्लीट नहीं है। बिकॉज जब भी आप कोर्ट के सामने जाते हो, आपसे ये नहीं पूछा जाता आप SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल हो, आपसे पूछा जाता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है क्या।
और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो न्याय उसका ज़रूर मिलेगा आपको। तो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी कास्ट, कल्चर, रिलीजन क्या है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, वी डू नॉट प्रमोट डिस्क्रिमिनेशन, वी से कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन इज इर्रिस्पेक्टिव। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ खड़ी है। और जनरल कैटेगरी वाले में ज़्यादातर ये लग रहा है उनको कि जैसे कई बार ठीक है आपने एक रूल्स पास किया कि चलो SC ST वालों के भी शायद बराबरी की बात कर रहे हैं, शायद मैं तो आज ये भी बिलीव कर रहा हूँ कि हम सब इक्वल ही हैं, लेकिन बिल्कुल है। आपको लग रहा है कि शायद कहीं पे कमी पेशी है और आप अमेंडमेंट कर रहे हो, ठीक है करना भी चाहिए। तो क्या उस अमेंडमेंट में मैं भी उन्हीं की तरह सेफ हूँ या नहीं? जो ये अब अमेंडमेंट, जो ये ऑड स्टे लगा है जजमेंट पे, जी। वो स्टे लगा ही जनरल कैटेगरी के लिए, बिकॉज उसकी अगर आप जजमेंट पढ़ोगे उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नो रेमेडीज आर प्रोवाइडेड फॉर द जनरल कैटेगरीज में। जो भी उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है दैट इज वेरी वेग, मतलब उसका कुछ भी मतलब निकल रहा है, आप उसके ड्यूल मतलब निकाल पा रहे हो। जो हमारा लॉ है दैट शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट, उसका क्लियर मतलब होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसकी क्लियर सज़ा ये है, मर्डर को डिफाइन भी किया हुआ है हमारे IPC और जो ये BNS में कि कैसे मर्डर किया है, तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन है ना हमारे पास, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मर्डर है, ये क्रिमिनल है, या फिर वो सिविल में जाएगा। एक प्रॉपर प्रोसीजर कोड है हमारे पास, है ना। पर जो ये UGC की गाइडलाइंस आई हैं इसमें कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, इसमें बस बताया गया कि आपको कमेटी बना लेनी है, जिसमें से ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उन्होंने किया कि 5 लोग जो हैं वो जनरल के होंगे और बाकी 5 वुमेन, SC ST और बाकी मेंबर्स होंगे जो इन ट्राइब एरिया से इन्वॉल्व होती है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी होगी 5 लोगों की। तो दैट इज क्रिएटेड कि ट्रांसपेरेंसी रहे। बट एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, अगर 5 लोग अगर हैं और 5 लोगों में एक 5 लोग अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो अगर इनका सिस्टम कैसे होता है? अगर कोई जैसे गिल्टी होता है तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? देखो JD उनका इनका आपस में वोटिंग कराते कैसे करते हैं? बिल्कुल वोट सिस्टम होता है। कभी भी जब भी कमेटी बैठती है उसमें हर किसी का आप कैसे आंसर जानोगे, जैसे कि अगर आप और मैं बैठे हैं, हमें एक दूसरे का आंसर बताना है, तो हम या तो बोलेंगे रेज योर हैंड, या फिर हम बोलेंगे कि राइट इट डाउन, या फिर हम बोलेंगे कि वोट करो। अल्टीमेटली ये जो सारा सिनेरियो है दैट इज वोटिंग। तभी आप गेस कर पा रहे हो ना कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है और कैसे, बिकॉज योर माइंड इज डिफरेंट, माई माइंड इज डिफरेंट, योर परस्पेक्टिव विल बी डिफरेंट, माइन विल बी डिफरेंट। तो वो डिफरेंस हमें जो आइडलाइज करना है और जो हमें निकालना है वो हम इसके थ्रू ही निकाल सकते हैं, वोट के थ्रू। और इसलिए कमेटी बिठाई जाती है, स्कूल्स में भी होती है, कॉलेजेस में भी होती है, कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ वहाँ पे कमेटीज होती हैं। तो वो कमेटीज जो हैं वो हमें एज अ गाइडेंस कह लो, वो कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उनके पास लेके गए हो, अब उनके वोट्स के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि ये आगे जाने लायक चीज़ है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे झूठे भी आ जाते हैं। True. ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सच ही बोल रहे हो। आपको कैसे आप बचाओगे, कोई अगर जनरल कैटेगरी का है, जो मेन लड़ाई है जो जनरल कैटेगरी का है और वो झूठ केस में इन्वॉल्व है, आप उसको बचाओगे कैसे, बताओ आप मुझे। मैं यही पूछने वाला था, नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद? इसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि अगर आपको एक तो सबसे पहले एविडेंस स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। सारा खेल एविडेंस का है, आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ नहीं करी है, ठीक है। पर अभी जो इसमें लूप होल्स हैं, अभी लूप होल्स ये कह रहे हैं इसके कि SC ST के लिए स्पेशली अगर कंप्लेंट होती है, कि अगर कोई कंप्लेंट रेज हो रही है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन एकदम से लेना है बिना सुने जनरल के। तो तभी प्रोटेस्ट हो रहा है कि आप एटलीस्ट मेरे को चांस तो दो बोलने का, मैं अपने आप को प्रूफ तो करूं कि मैं गिल्टी हूं या नहीं हूं। हो सकता है मैं जेन्युइनली हूं, मैंने किया है, मैं ये नहीं कहती कि किसी ने नहीं किया होगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑन दी रैपिड रेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तभी हमें आज UGC की गाइडलाइंस भी लाने की ज़रूरत पड़ रही है। लोग अपनी जानें दे रहे हैं ये सब चीज़ों से, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे स्कूल एडमिशन्स लेने में डर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि वो मतलब कौन सी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। तो एक ये मेंटल ट्रॉमा भी तो कहीं ना कहीं राइज आउट हो रहा है इससे। एक चीज़ और है, एक स्टूडेंट का ये और क्वेश्चन होता है, कई बार क्या होता है सर, फॉल्स केस लगा देते हैं उसके ऊपर। और आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर केस लग गया है, आप मतलब प्रूव्ड हुआ है कि नहीं कि यू आर गिल्टी, लेकिन हमारी जो सोसाइटी होती है वो पहले से डिसाइड कर चुकी होती है कि बिल्कुल। आप गिल्टी हो। एक तो उसके जो सोसाइटियल जो प्रेशर होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो वहाँ से स्पॉइल हो जाती है। दूसरा, उसका करियर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में पता चलता है कि
ये तो गिल्टी देखो था ही बहुत नहीं। सारे लोग होते हैं कि जो लोग ना मॉक करना शुरू कर देते हैं, जैसे आपने बोला, मेरे को इससे बहुत मतलब इंस्पिरेशनल याद आ रहा है, एल्विश यादव, कौन नहीं जाता उनको जी। आज, वो फ्रॉडली इन्वॉल्व हुए स्नेक वाले इंसिडेंट जी। में, ऑल्दो ही वॉज प्रूवन नॉट गिल्टी, बट हमारी सोसाइटी ने, न्यूज़ रिपोर्टर्स ने क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उनका, जो जी। फ्रीडम उनका राइट है, उन्होंने उसका मिसयूज किया, उन्होंने उसको एज अ लाइफ थ्रेट्स भी भेजे, राइट टू लाइफ हमारा इन्फ्रिंज हो रहा है, जी। आर्टिकल 21 पूरा इन्फ्रिंज हो रहा है इसमें, राइट टू स्पीच इन्फ्रिंज हो रहा है। आप उसको, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो सही है या गलत है, या उसने किया है या नहीं किया है? ये तो कोर्ट का काम है और हम लॉयर्स का काम है उसको, सच को सामने लाना। देखो सच ना छुपता नहीं है, ट्रू। कभी ना कभी जस्टिस कैन बी डिलेड, बट but it will never be given to a wrong person, and even if it is wrong, देखो हर चीज का प्रोविजन है, अगर आपको लगता है कि जो ये जस्टिस मिल रहा है दैट इज रॉन्ग, ठीक है, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप उसमें अपील फाइल कर सकते हो, जी। अपील पे आप दोबारा से अपील फाइल कर सकते हो, आप लोअर कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको न्याय तो मिलेगा। हक जो मूवी थी, अगर आप लोगों ने देखी जी। हो, उसमें क्या हुआ, Amazing. मेंटेनेंस का, Amazing. देखो लॉ जो है ना वो बनाई है सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ती जा रही है वैसे लॉ भी चेंज हो रहा है। हमारा आईपीसी जो था, और आईपीसी और हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर्स, वो थे ब्रिटिश एरा के टाइम के, जी। आज की डेट में कितने सारे नए इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके इंसिडेंट्स के हिसाब से हमने आगे अमेंडमेंट्स करी, नया लॉ लाना पड़ा, तो लॉ आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हम ही लोग हैं जो लॉ बनाएंगे और उसको फॉलो करवाएंगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चंस या एडवाइस के लो उन स्टूडेंट के लिए जो यूजीसी को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और कई चीज़ें बता रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी की बात हो रही है और सिस्टम मुझे नहीं लगता किसी को भी कम या ज़्यादा दिखाना चाहता है। तो जो भी मिसकंसेप्शन चल रहा है आज सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो क्या लगता है कि सही अप्रोच क्या होना चाहिए, लोगों को देखो कहाँ से सोशल जोड़ना मीडिया पे चाहिए? जो भी चीज आ रही है, जरूरी नहीं है कि जो पर्सन डाल रहा है वो सही डाल रहा है। आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ व्यूज के लिए डाल रहे हैं, जैसे कि लड़ाइयाँ डाल रहे हैं कि उनको पता है इसी में व्यूज है तो मैं तो यही डालूंगा, सच्चाई तो कोई दिखाना ही नहीं चाह रहा। बट वाई डोंट यू ट्रस्ट कि जिसका एक्चुअल में ऑथेंटिसिटी है, जी। जैसे कि अगर आप जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको जजमेंट्स दिख जाती हैं, तो जो भी ये जजमेंट आई है, लेटेस्ट यूजीसी की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दिस इज़ अवेलेबल, उसका ऑर्डर पूरा अवेलेबल होता है, उसमें कौन लॉयर्स अपेयर हुए हैं, उसका क्या केस नंबर है, क्या लिस्ट हुआ है, कब नेक्स्ट डेट है, सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम कर रहा है पब्लिक के लिए, जी। तो वो सारे के सारे अपने ऑर्डर्स वहाँ पे डालता है। अब क्या कर रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो बाकी जिनको पता भी नहीं एक्चुअल में यूजीसी का मतलब क्या है, वो लोग भी आज आके इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये जाति का इशू बना रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, मतलब दे आर नॉट फाइंडिंग सोल्यूशंस, वो बता नहीं रहे कि क्या सोल्यूशंस हैं क्या है, पर वो बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम तो सबको पता क्या है, जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम कि उसको वेगली लिखा है और उसको अच्छे से नहीं लिखा हुआ, तो आप उसको सेम ही चीज को क्यों बता रहे हो आगे? या तो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प, जब आपको कंटेंट बनाना है तो आप हेल्प कर दो ना उनकी आगे, कि हाँ। प्रैक्टिकली अगर सोचो तो आपके व्यूज उसमें ज्यादा आ जाएंगे, कि अगर आप उनकी हेल्प कर दो कि आप इसमें ये चेंजेस करो। जैसे कि अब मैं हेल्प तो नहीं करना चाहती, बट मैं फिर भी अपना सजेस्ट जरूर देना चाहूंगी, बिकॉज आई एम नो वन इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो पर मैं ये है कि मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो भी लॉज बने हैं, गाइडलाइंस बनी है, उनको बहुत अच्छे से लिखी जाए। जैसे हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है, हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पहले हम डिफाइन करते हैं पनिशमेंट क्या है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्राइम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर क्या है, वैसे ही हम यहाँ पे डिफाइन करो कि कंप्लेंट जो रजिस्टर कर रहा है SC ST की वो क्या है, उसके बाद उसका प्रोसीजर बताओ। एक कोड होना चाहिए जो हम फॉलो करते हैं, जिससे एक्चुअल पूरा लॉ चल रहा है,
तो प्रोसीजर जो है उसमें बताओ कि अगर कंप्लेंट हो गई है, वेल रिटन होगा ना, कि ऐसे आप इशू करो या फिर आप इसकी कमेटी के पास जाओ, फिर उनका ये इन्होंने बताया है, पर बहुत वेगली बताया। क्या फ़ायदा वेगनेस का? आप जब लिख रहे हो मेहनत करके 10 पेज और लिख दो, जब आप 5 लिख रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। फिर उसके बाद उसमें पनिशमेंट्स लिखो, उसी के साथ पनिशमेंट्स बताओ कि हाँ, अगर आपने ये किया तो आपके साथ ये बुरा होगा। अब उसके बाद हम लॉयर्स का काम है उसका लूप होल ढूंढना, ये जनरल पब्लिक का काम नहीं है। और व्हाट्सएप मैसेजेस और ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, जो ऐसे ही बस अपने व्यूज के लिए आ रहे हैं, इन पे तो ट्रस्ट करना यूजलेस है। सो स्मार्ट बने, सतर्क रहे और सावधान रहे। तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी को लेके मतलब टेंशन में है कि क्या होने वाला है उनके करियर और फ्यूचर को लेकर, तो ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अपने जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कॉलेज वगैरह में उन तक ज़रूर शेयर करना। और किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में नहीं आना, क्योंकि प्रॉपर पहले आप खुद पढ़ो, क्योंकि आप स्टूडेंट खुद हो यार। तो मुझे लगता है हर चीज़ को बारीकी से खुद पढ़ो और हो सके तो आप खुद भी अवेयर करो लोगों को, क्योंकि ना ये आज हमारे कंट्री में वैसे भी कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, ये सब सारी चीज़ें की जा रही है और स्टूडेंट एक सॉफ्ट टारगेट सब्जेक्ट, भी है हाँ और सॉफ्ट प्लस इट टारगेट इज होता लाइक अ है। क्ले। हम्म, आप उसको जैसा मोल्ड कर दोगे वो बिल्कुल वैसा हो जाएगा। बिल्कुल तो बट क्ले खुद भी बहुत स्ट्रांग होती है, वो अपने आप मोल्ड नहीं होती है, जी उसको हीट देना पड़ता है। और हीट कौन दे रहा है? एक्सटर्नल सोर्सेस। जी। तो वो एक्सटर्नल यहाँ पर हिट सोर्सेस को इन्फ्लुएंसर है। बिल्कुल तो प्लीज़ अवेयर रहें और कुछ भी ऐसा ना करें जो मतलब आपको लीगल प्रॉब्लम में डाल सके। तो जो भी पढ़ना है अच्छे से साइट पे जाके या कोई लॉयर से जुड़ के मिल के पढ़ सकते हो यार। पूरा देखोगे क्या लॉ है और क्या बेनिफिट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। वैसे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं इसके जी। ऊपर, जो स्कॉलर्स हैं वो लिख रहे हैं। जब आप इतना पढ़ ही रहे हो, हम्म, इतना बोल ही रहे हो, और व्हाट्सएप के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं तो उसको मानती हूँ एक, जी हाँ। क्योंकि व्हाट्सएप पे जो आ गया हर कोई मान लेता कि ये तो सच ही आया होगा, चाहे उसमें लिख दे कि कुछ भी XYZ, वहां पर वो एक्चुअली ना बोलेंगे कि ये यूज सच है। इस तरह का एल्गोरिदम यूज करते हैं ना कि आपको कनेक्ट करते हैं ये कुछ पता पेन है पॉइंट आज से। ये हाँ हुआ है, हाँ ऐसे ये करके जैसे वो यूज करते हैं। और वो बट उसका क्रेडिबिलिटी देखो कि आप कितनी वो जेन्युइननेस है उसमें। बाकी कुछ भी लीगल टर्म्स जानना हो तो प्लीज़ इनको फॉलो द करना। लॉयपीडिया। ज़रूर हेल्प करेंगे और बिल्कुल। कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ भी रह गया हो यूजीसी से रिलेटेड, तो हम लोग कोशिश करेंगे कमेंट में भी आपके आंसर दे सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।